तो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक। सभी का स्वागत, सभी को प्रणाम। चलिए मालिक, राधे राधे गौरवी जी, राधे राधे लतिका जी, हेलो अभिषेक, राधे राधे सुरेश भाई, मैं बढ़िया हूँ फरीन, राधे राधे वैष्णवी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वापस से नेक्स्ट पार्ट हमारा, जो अभी हमने कल देखा था कंडीशन और वारंटी में। कुछ लोग कोलेट्रल का मतलब पूछ रहे थे। कोलेट्रल का मतलब क्या, कंटीजेंट में पढ़ा था हमने, ये रिलेटेड होता है, हमेशा ध्यान रखें। कोलेट्रल का मतलब एक एक क्वेरी थी, मैं क्वेरी सॉल्व करता जाता हूँ, है ना। जो क्वेरी पूछते हैं वो लेक्चर तो अटेंड करते ही नहीं है, तो बड़ा अजीब है खेल उनका। फिर वो अजीब अजीब से क्वेश्चन मिलते हैं मेरे को आंसर देने के लिए यार। बोलें दोस्तों, सबसे पहला कोलेट्रल का मतलब क्या होगा। जय श्री राम भाई। कोलेट्रल मतलब रिलेटेड, एक क्वेश्चन तो ये है। एक क्वेश्चन प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है। प्रेसिडेंट मतलब पहले का या प्रायर। और सब्सीक्वेंट का मतलब पूछा गया है, बड़ा अजीब क्वेश्चन है वैसे। सब्सीक्वेंट मतलब बाद में। क्या राजवीर जी, क्या हो गया सब्सीक्वेंट में, क्या समझूं मैं। जब आपकी फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन गवर्नमेंट रोक दे तो फिर अपन उसको इम्पॉसिबिलिटी मानेंगे। ये जो लिखा हुआ है चौथा पॉइंट, किसी ने पूछा फुलफिलमेंट इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ। आपने माउंटेन वाली हिली एरिया की गाड़ी मांगी, लेकिन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया हिली एरिया में सिर्फ नैनो ही चलेगी। लो, अब बात ही खत्म हो गई। तो नैनो आपको जो मिली थी वो बढ़िया गाड़ी है फिर तो गवर्नमेंट ने एक्सक्यूज्ड कर दिया या उसको इम्पॉसिबल बना दिया। तब आपको कंडीशन फुलफिल करके क्या करने का है, जब हिली एरिया पे वो चलेगी ही नहीं तो। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, है ना। कि आपने हिली एरिया के लिए गाड़ी मांगी, उसने नैनो पकड़ा दी, पर गवर्नमेंट ने बोला नहीं, नैनो जैसी ही गाड़ियाँ चलेंगी हिली एरिया पे। तो अब आप जो सोच रहे थे कि मैं स्पोर्टी व्हीकल लूँगा, मैं हेवी व्हीकल लूँगा, हेवी गाड़ी लूँगा, तो कोई सेंस ही नहीं बचा। बोले भैया, इन्विसेस्ड मीन्स इंक्लूडेड, इसके अलग अलग मीनिंग है। आप एक्सेप्टेंस का मीनिंग देख रहे हो, लिख लो एज स्पेसिफाइड इन। इन्विसेस्ड का मीनिंग लिख लें भैया, स्पेसिफाइड इन सेक्शन 72, एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 72। तो कई बार लॉ खुद ही एक्सक्यूज कर देगा मालिक। बोले रुचि धोते जी, बोले अनमोल। जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लेक्चर अटेंड ही नहीं करते हैं यार। बोले अनमोल, रुचि। अथर्व जी, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया आपका तो। मेरे को अथर्व का क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वापस से बता देना क्या है वो। चलिए दोस्तों, कल हमने कंडीशन वारंटी शुरू किया था, रिपीट करते हैं फटाफट से। सबसे पहला, स्टिपुलेशन दो तरह के होते हैं, या तो वो कंडीशन का रूप लेते हैं या फिर वारंटी का। सेक्शन नंबर 12 बोलता है कि कंडीशन कब मानी जाएगी, अगर वो इसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कहलाएगा आपका इसेंशियल टू द मेन पर्पज होगा, तो फिर वो कहलाएगा आपका कंडीशन, जिसका ब्रीच होने पर, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू अ राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडिएटेड। राइट द ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडिएटेड। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में भी दिया था। वारंटी की डेफिनेशन सबसेक्शन 3 में 12(3) में बोली गई है। 12(3) में बोली गई है, वारंटी इज ए स्टिपुलेशन विच इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस। वारंटी इज ए स्टिपुलेशन विच इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू अ क्लेम फॉर डैमेजेस बट नॉट टू रिजेक्ट द गुड्स। तो वापस से बोलो, इट इज स्टिपुलेशन, जो स्टेटमेंट है वो कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू अ क्लेम फॉर डैमेजेस एंड नॉट अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। ध्यान रखिएगा। फिर हमने देखा डिफरेंसेस में तीन थे, एक मीनिंग, एक राइट और एक कन्वर्जन। मीनिंग क्या है, डेफिनेशन लिखना है। राइट किस में है सर, एग्रीड पार्टी कंडीशन के केस में रेप्यूडिएट कर सकती है। हाँ राजवीर, सही बात है। वैसे रेसिप्रोकल में दोनों तरफ से होना चाहिए कुछ ना कुछ, इसी को रेसिप्रोकल बोलते हैं। यूनिट 5 में भी पढ़ा है, यूनिट 4 में भी पढ़ा है राजवीर ये कॉन्ट्रैक्ट के। राइट एक में रेप्यूडिएट का, एक में सिर्फ डैमेजेस का है। ध्यान रखिएगा, रेप्यूडिएट का मतलब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी मोती जी, यूनिट 5 में। डैमेजेस वाला चैप्टर एक बार और देखिएगा। एक होता है रेसेशन, कैंसिल, रेप्यूडिएट, विदड्रॉ करना। कैंसिलेशन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैंसिलेशन भी बोल सकते हैं मोती जी। कन्वर्जन ऑफ स्टिपुलेशन, एक कंडीशन को आप वारंटी बना सकते हैं, लेकिन एक वारंटी को कंडीशन हम ट्रीट नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा इसका। तो आप तीन अलग अलग डिफरेंसेस में आप बात कर रहे हैं। पहला डिफरेंस हमने देखा वो था आपका मीनिंग पे, दूसरा था आपका ब्रीच के केस में क्या होगा, और तीसरा था आपका कि आप कन्वर्जन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ये तीन अलग अलग था। बोले मालिक। बोले रेप्यूडिएट का मतलब रिफ्यूजल होता है, सिंपल भाषा में लिखना चाहो तो लिख लो, मना करना भी होता है ना, रिफ्यूजल। बोलो, ठीक है।
चलिए कंडीशन को वारंटी मानेंगे तो 3-4 सिचुएशंस बोलो सेक्शन 13 की। इन केसेस में अब कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं हो सकता ब्रीच ऑफ कंडीशन पे। ब्रीच ऑफ कंडीशन पे ये कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं हो पाएगा। कब नहीं हो पाएगा? पहला, जब बायर खुद ऑल टुगेदर वेव्स द परफॉर्मेंस, मेरे साथ साथ याद करो मालिक, वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन फॉर हिज ऑन बेनिफिट एंड इट इज अ वॉलंटरी वेवर। तो ये दोनों तीनों पॉइंट मैंने होमवर्क करने का बोला था, कर लिया क्या आपने? सेकंड, the buyer elects to treat the breach of condition as a breach of warranty। जब breach of condition को हम क्या मान रहे हैं? breach of warranty मान रहे हैं, then you are entitled only to claim the damages instead of repudiating या refusing to contract। थर्ड वन था अपना when the contract is non severable, अलग अलग नहीं कर सकते, and the buyer has accepted either the whole or part of the goods। और फोर्थ था fulfillment of any condition or warranty is excused by law, इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ। वेरी गुड, आप सबने होमवर्क किया मालिक। मैं आपको बता दूं, आपके अलावा जो बैचेस पढ़ रही हैं वो रोज 2 से 3 क्वेश्चन लिख रही हैं और बहुत बेहतरीन मार्क्स आ रहे हैं उनको टेस्ट में। अगर आप नहीं लिख रहे हो तो आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो, आप खुद अपनी सुपारी लेके बैठे हो, इसका मतलब है ना। तो फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन और वारंटी इज एक्सक्यूज्ड बाय द इम्पॉसिबिलिटी और एनी अदर रीजन। ये कब होता है? जब लॉ खुद किसी कंडीशन को खत्म कर दे। बोले भैया, लॉ खुद ही किसी कंडीशन को खत्म कर दे। किसी ने पूछा भी ये इम्पॉसिबिलिटी, मैंने अभी बताया हिली एरिया वाला केस की, लॉ नहीं बोल जाता हिली एरिया पे नैनो जैसी गाड़ियां चलेंगी। अब एक्सक्यूज हो गया, सेलर बोल रहा है तेरे को सही तो गाड़ी दी मैंने, भले ही मैंने गलती की लेकिन तेरे को तो सही गाड़ी दी ना। चलो, कंडीशन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दो तरह की हो सकती है, लेकिन एक्सप्रेस बताना लॉ के लिए भी पॉसिबल नहीं है, लॉ के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे? अगर एक्सप्रेस बताना पॉसिबल नहीं है तो फिर हम इम्प्लाइड जरूर पढ़ सकते हैं कि इम्प्लाइड क्या होनी चाहिए। बढ़ो, इम्प्लाइड कंडीशन क्या है? जो प्रीज्यूम्ड है कि जब भी दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हमेशा मौजूद होगी ही सही, हमेशा मौजूद होगी ही सही। रॉन्ग आंसर, रॉन्ग क्वेश्चन गोरवी जी, रॉन्ग क्वेश्चन एट दिस मोमेंट गोरवी जी। जो मैं याद करा रहा हूं उसकी जगह आप क्यों आलतू फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हो यार? याद करो। इम्प्लाइड कंडीशन दोज विच आर प्रिज्यूम बाय लॉ। और प्लीज कॉपीज का ना बोले, मुझे याद रहता है, सब सीरियल वाइज ही चल रही है, एक के बाद एक कॉपीज, आप बिल्कुल चिंता ना करें। सबको मिल गई और आपको नहीं मिली तो फिर आप जरूर मुझे याद दिलाइएगा। कॉपीज लगातार चेक हो रही है हमारी। इम्प्लाइड कंडीशन प्रिज्यूम्ड बाय लॉ टू बी प्रेजेंट, और आपको पहले ही बोल दिया था 10 से 12 दिन के गैप के बाद पूछा करो यार, ऐसा मत करो, कम से कम 12 दिन लगते हैं मिनिमम। प्रिज्यूम बाय लॉ टू बी प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट, ये होती है इम्प्लाइड कंडीशन। आप चाहो तो इम्प्लाइड कंडीशन को आप नेगेटिवेट कर सकते हो, ये ध्यान से सुनना है, लाइन लिखी हुई है, मे बी नेगेटेड और वेव्ड बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। समझो, हमने बोला है कि इम्प्लाइड कंडीशन कौन सी होती है? टाइटल की होती है कि अगर एक्स बेच रहा है वाई को तो मान लिया जाएगा कि एक्स ऑनर है, माना जाएगा कि एक्स हमेशा ही ऑनर है ना। तो एक्स अगर ऑनर है तो फिर हम इस कंडीशन को इम्प्लाइड मानेंगे हमेशा, इम्प्लाइड कंडीशन ही मानेंगे हमेशा, है ना। अब मुझे बताओ, अगर ये इम्प्लाइड कंडीशन में आता है तो फिर एक्स एक्सप्रेसली बोल सकता है, उल्टा समझना, जो चीज इम्प्लाइड में आती है अगर उसको रोकना हो तो क्या करें? बोलो फटाफट से। कोई चीज ऑलरेडी इम्प्लाइड में आती है, अब इसको रोकना है, क्या करूं? तो आप उसके लिए उल्टा करो, आप एक्सप्रेस एग्रीमेंट कर लो कि मेरे पास ऑनरशिप नहीं है, ऐसा लिख दो, मेरे पास इस गुड्स की ऑनरशिप नहीं, ऑनर कोई और है। तो आप इम्प्लाइड कंडीशन को नेगेट करना चाह रहे हो, ये लिखा हुआ है नेगेट। अगर रोकना हो तो क्या करूं? तो इसको एक ही तरीका है, वो है एक्सप्रेस एग्रीमेंट कर लो ना, उल्टा कर लो। बोलो, एक्सप्रेस एग्रीमेंट से आप इम्प्लाइड कंडीशन को रोक सकते हो। हाँ, तो बायर और सेलर दोनों को मालूम रहेगा कि ये कंडीशन टूट रही है, तो एक्सप्रेसली आप ऐसा कर सकते हैं क्या? फटाफट से आंसर दें, फटाफट से आंसर दें भैया। इम्प्लाइड कंडीशन मौजूद है लेकिन नेगेट करने की बात हो रही है, तो कैसे करोगे? वेव करवाना है, कैसे करोगे? एक्सप्रेस एग्रीमेंट से। तो जो ये इम्प्लाइड कंडीशन है, इनमें से अगर किसी कंडीशन को आपको तोड़ना है या किसी कंडीशन को आप फुलफिल नहीं करना चाहते तो आप लिख दो ना एग्रीमेंट में कि भैया मेरे से डिस्क्रिप्शन वाली कंडीशन की उम्मीद ना की जाए, ऐसा लिख दो। बोले मालिक, बोले मालिक, हाँ है ना, फटाफट से बोले। बोले भैया। हाँ मुनीष का जी। चलिए, इम्प्लाइड कंडीशन में कल सबसे पहले हमने कौन सा देख लिया था? कंडीशन S2 टाइटल सेक्शन 14A। क्या था ये? याद करो, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब तक कि कॉन्ट्ररी एग्रीमेंट नहीं हो जाए। मैंने बोला ना, कॉन्ट्ररी मतलब एक्सप्रेस। इम्प्लाइड कंडीशन है, इसका कॉन्ट्ररी बोलोगे तो क्या होगा? बोलो भैया, है ना। बोले मालिक। रॉन्ग आंसर आर्यन जी। कंडीशन S2 टाइटल पढ़ा रहा हूं मैं, आप क्या पूछ रहे हैं मुझे नहीं समझ में आया।
कंडीशन इज टू टाइटल बोले इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फर्स्ट इंप्लाइड कंडीशन सेलर के पार्ट पे क्या है, जब तक कि कोई कॉन्ट्ररी एग्रीमेंट ना हो जाए। कॉन्ट्ररी एग्रीमेंट कैसे होगा सर, एक्सप्रेस होगा, लिख लो ये। कॉन्ट्ररी एग्रीमेंट करना है तो कैसे करोगे, एक्सप्रेस एग्रीमेंट ही करोगे। बोले अनमोल, बोले अनमोल, बोले रुचि, बोले भैया। तो आप चाहो तो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल अगर ब्रेक करना हो तो क्या करो, एक्सप्रेस एग्रीमेंट कर लो कि मेरे पास ऑनरशिप नहीं है, ऑनरशिप किसी और की, ऐसा लिख दो उस एग्रीमेंट में, तो वाई को मालूम पड़ जाएगा ना कि आप ऑनर नहीं हो। बहुत बढ़िया। अब बताओ इम्प्लाइड कंडीशन लगेगी या फिर नहीं लगेगी। आप कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन में लिख दो कि जैसा मैंने डिस्क्राइब किया, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूँ कि वैसा का वैसे ही गुड्स होगा। बायर को मालूम तो पड़ गया ना, कम से कम आपने साफ साफ बोल दिया तो बायर समझ जाएगा। अब उसको कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अथर्व जी ये मीनिंग है जो मैंने समझाया, नहीं समझ में आया तो एक बार वो लेक्चर सुनना पड़ेगा फिर आपको। तो इम्प्लाइड का उल्टा क्या होता है, इम्प्लाइड जो पहले से ही मौजूद है ऐसा मान लिया जाता है। अगर किसी इम्प्लाइड कंडीशन को तोड़ना है तो क्या करो, एक्सप्रेस एग्रीमेंट करो उसका कि मैं ये कंडीशन पूरी नहीं करवा पाऊंगा। बोले मालिक, बोले अथर्व भाई। बोले भैया सभी। तो अगर आप इनमें से कोई कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहे हो तो क्या करोगे, बोलो क्या करना चाहोगे। इनमें से कोई कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहे हो तो साफ साफ लिख दो ना एक्सप्रेसली कि मैं ये कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहा। अब बायर की इच्छा होगी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, उसकी इच्छा। बोले मालिक। हाँ या ना। यस, अथर्व को समझ में आया, वेरी गुड। बोले कंडीशन इज टू टाइटल में क्या क्या लिखना है। पहला, देयर इज एन एग्रीमेंट कि इन केस ऑफ सेल ही हैज अ राइट टू सेल, इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल ही विल हैव अ राइट टू सेल। ये हम इंप्लाइड कंडीशन मानते हैं, सेलर से आके कभी नहीं पूछते कि तेरे पास ऑनरशिप है या नहीं है। तो इन केस ऑफ सेल ही हैज अ राइट टू सेल, इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल ही विल हैव अ राइट टू सेल। ये ध्यान रखिएगा, वेन एवर द प्रॉपर्टी इज टू पास। फिर कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन क्या थी, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन हुआ है, सेलर ने गुड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, समझाया है गुड्स ऐसे हैं, गुड्स वैसे हैं, गुड्स इस क्वालिटी के हैं, गुड्स इस तरह के, इस कंट्री के, इस ओरिजिन के, इस पैकेजिंग के हैं, ऐसे न जाने कितनी बातें सेलर समझाता है। तो वो कंप्लीशन क्या है, गुड्स करस्पॉन्ड करने चाहिए। करस्पॉन्ड मतलब सिमिलर होने चाहिए, मैच करना चाहिए, टैली होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए ना। करस्पॉन्ड मतलब जैसा समझाया था वैसे ही गुड्स होने चाहिए। बोले मालिक। तो कई बार हमको कोई बोल देता अरे ताजमहल तो जबरदस्त जगह, वहां जाओ, क्या जबरदस्त जगह। साला मैं गया, मेरा दिमाग ही खराब हो गया, मेरे को वहां कुछ भी अच्छा नहीं लगा, है ना। एक तो मतलब लोग बहुत प्रशंसा कर रहे थे कि ताजमहल ऐसा, ताजमहल वैसा। बचाओ, ये क्या करा, लोगों ने डिस्क्रिप्शन दिया, है ना, दो तीन लोग जो घूम के आए। फिर मैं भी गया, फिर मैं भी गया, मैंने डिस्क्रिप्शन इतना ज्यादा सुन लिया था, अरे इतनी बढ़िया बिल्डिंग है, ऐसा है वैसा, इतना बढ़िया मॉन्यूमेंट है, ऐसा है वैसा है। मैं गया तो मैंने देखा वहां नॉर्मल नक्काशी है जैसी माउंट आबू वगैरह में, ऐसी बहुत सारी। अब और तो और मेरे को तो अखर गई कि वहां पे तो क्या कब्र बनी हुई है साला। मेरे को समझ ही नहीं पड़ा मैं मॉन्यूमेंट में खड़ा हूँ कि किसी शमशान में खड़ा हूँ, है ना। दो कब्र देखने गया था वहां पे, दो कब्र दफन है वहां पे। फिर लोग फोटो अलग खिंचा रहे हैं, शमशान का फोटो कहाँ खिंचाते हैं अपन, शमशान का फोटो कहाँ खिंचाते हैं अपन भाई, है ना। कब्रिस्तान का फोटो खींचते हैं क्या अपन कोई, वहां कब्र दफन है। मुझे समझ ही नहीं पड़ा लोगों को क्या अच्छा लगता है, व्हाइट मार्बल अच्छा लगता है बस कहने को। तो इतना ज्यादा भी वो नहीं था। तो मेरे हिसाब से हाँ, हो सकता है आपके हिसाब से तो वो लव मॉन्यूमेंट है, आपके हिसाब से वो लव का मॉन्यूमेंट है ना, प्रेम की निशानी। हालांकि ये भी बड़ी अजीब बात है कि मुमताज की याद में वो शाहजहां ने बनवाया था, और मुमताज सातवीं बीवी थी उसकी, छठी सातवीं बीवी थी। तो मैं भी छठी सातवीं शादी करूंगा तब सोचूंगा कि प्यार ऐसा होता है ना। तो क्या भैया क्या करें, कुछ लोगों को डिस्क्रिप्शन जबरदस्त है, मुझे मजा ही नहीं आया। मुझे लगा अरे यार क्या है ये, इससे अच्छे तो दूसरे बहुत सारे मोनूमेंट है, दिल्ली में लाल किला है ना, कुतुब मीनार है। तो ऐसे कुछ मतलब ये सबके अपने अपने डिस्क्रिप्शन है, तो अब क्या करें, डिस्क्रिप्शन मैच हुआ क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ। कई बार लोग फिल्म की प्रशंसा कर देते हैं, अरे वो मूवी देखना बहुत जबरदस्त मूवी है, अपने को बंडल लगती है, जैसा डिस्क्राइब किया था वैसा नहीं मैच हुआ, तो अपन डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं।
जैसा डिस्क्राइब किया वैसा नहीं हो पाया, है ना। तो अब चक्कर क्या है, एक तो कि ये लफड़ा है। बोले मालिक। हाँ, और फिर जब मैं गया था, जब मैं छोटा भी था, मतलब मैं उस समय ट्वेल्थ में था शायद, ट्वेल्थ या फर्स्ट ईयर में, तो मेरा खुद का कोई अफेयर था ही नहीं, तो कहाँ से प्यार की बात समझ पड़े। हाँ। हाँ, जैसे राधे, यस, राधे भी खतरनाक ब्लंडर थी सलमान की, अरे जबरदस्त। हम्म। नहीं केशव जी, गलत गलत क्वेश्चन, गलत जा रहा है। एक्सप्रेस से तोड़ेंगे ना अपन, इम्प्लाइड तो पहले से ही डीम्ड है कि वहां पे ऐसा होगा ही सही। एक्सप्रेसली तोड़ना पड़ेगा ना इम्प्लाइड को तो। अच्छा, 13th वाइफ थी, अरे बाप रे, मतलब बड़ा आश्चर्य साला, यहाँ पे लोग एक शादी या दो शादी कर पाते हैं ज्यादा से ज्यादा, और 13th वाइफ पे प्यार होता है, बड़ा अजीब बात है। 12 पे तो एक्सपेरिमेंट हो गया था फिर। हाँ, और आधे मैंने भी नहीं देखी, अभी आने वाली है, टीवी पे देख लेना। कल वाली आने वाली है शायद, कल ही कल ही। केशव जी, इम्प्लाइड कंडीशन अगर ब्रेक करनी हो, जैसे आपको आपको डिस्क्रिप्शन से आपके गुड्स मैच नहीं करेंगे, ऐसा आप बोलना चाह रहे हो, तो लिख दो ना कि मैंने ये गुड्स के बारे में डिस्क्राइब किया है, लगभग ये पूरा 100% मैच हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा, है ना। हम्म। हाँ, पोपटलाल की तो एक भी नहीं हो रही, सही बात है। यस, यस वैष्णवी जी, करेक्ट। हाँ, कल वैसे संडे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सुबह तो रिवाइज करना है। मूवी भी तो आती रहेगी, अपन नवंबर बाद देखेंगे, 3 आवर्स घंटे, यस यस बिल्कुल करेक्ट, 3 घंटे फोकट ही वेस्ट हो जाएंगे। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। तो सेल बाय डिस्क्रिप्शन में करस्पॉन्डेंस होना जरूरी है मालिक, जो डिस्क्राइब किया गया वैसा मैच होना बहुत जरूरी है ना। बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एंड पे विच आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द गुड्स, अगर विच इज नॉट इन अकॉर्डेंस हुआ तो फिर मैच नहीं हो पाएगा। चलो, तो ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन वो है जो कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस है, और अपन ने कल बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे जिसमें डिस्क्रिप्शन समझाया तो ही नहीं, लेकिन किसी क्लास ऑफ टाइप, किसी काइंड ऑफ टाइप, किसी पैकेजिंग ऑफ गुड्स, किसी डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, किसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड, इन तरीकों से आप डिस्क्राइब करते हो प्रोडक्ट को, है ना। तो उनमें से कोई मैच नहीं हो तो बात ही खत्म। कई बार हम बोलते हैं अरे ये इजिप्ट से आ रहा है माल, इजिप्ट से आ रहा है, हम बोल रहे हैं इटली से आ रहा है, तो ये सब वर्ड्स भी अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तीसरा है सेल बाय सैंपल, बोलो सैंपल क्या होता है। सैंपल का एक सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूं मालिक, अपने पापा मम्मी से चाहो तो कंफर्म कर लेना, अपन सबके पापा मम्मी की शादी ऐसी हुई थी, ये पापा है, ये मम्मी है ना। पापा मम्मी की जब मैरिज हुई थी, तो उस समय बहुत ज़्यादा ऐसे मिलने मिलने नहीं देते थे लड़का लड़की को, है ना। तो पापा और मम्मी की मुलाकात मान लो सिर्फ आधी घंटा हुई थी, फॉर हाफ एन आवर, और हाफ एन आवर हुई थी 30 मिनट, है ना। अब क्या हुआ, बोलो अब क्या हुआ। देखो, अपन अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ सैंपल पे ही कर रहे हैं दादा, बहुत सारी चीज़ सैंपल पे ही कर रहे हैं। कैसे, आप गाड़ी लेने गए, आप गाड़ी लेने गए, ध्यान से सुनिएगा भैया फटाफट से, अब मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके लास्ट में दूंगा, आपको जो भी पूछना है आखिरी के लिए लिख लीजिएगा साइड में कॉपी पे। सैंपल में क्या होता है, हम गाड़ी लेने गए, हमको 10 लाख की गाड़ी लेनी हो, 20 लाख की 1 करोड़ की, है ना। अब आप जो भी गाड़ी लेने जाते हो, सेल्समैन बोलता है सर आप इसकी टेस्ट ड्राइव कर लो, आप टेस्ट ड्राइव करने बैठ गए, सीट वीट पे गियर वेयर लगाया, बिल्कुल सीट बेल्ट लगाया, उससे बोला आ रहा हूँ मैं एक राउंड लेके, उसने बोला हाँ। आपको गए हुए 2 घंटे हो गए, सेल्समैन भयंकर टेंशन में कि गाड़ी चोरी तो नहीं हो गई। आपको फोन किया कि पपलू जी कहाँ हो आप, तो आप बोल रहे हो मैं हाईवे पे हूँ, सिटी से बाहर करीब 100 किलोमीटर दूर आ गया हूँ। सेल्समैन बोल रहा है क्या कर रहे हो, टेस्ट ड्राइव लेने दिया था, तो बोले हाँ पहले 2-4 दिन 5 दिन चला के देखूंगा फिर बताऊंगा कि ये ठीक है कि नहीं। ऐसे लेते हैं क्या सैंपल, कि एक राउंड, 1 या 2 किलोमीटर के राउंड पे अपन डिसाइड कर लेते हैं कि अपने को ये 20 लाख की गाड़ी लेनी है कि नहीं लेनी है ना। हर चीज अपन सैंपल सैंपल पे ही करते हैं, मतलब अपन फिल्म का ट्रेलर देखते हैं, उससे डिसाइड करते हैं कि हमको मूवी वॉच करनी है कि नहीं करनी है। आपने मेरा भी ट्रेलर देखा, मतलब डेमो लेक्चर्स देखे, उसी से डिसाइड किया कि भाई इस जवान छोरे से पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, चेतन मंत्री से, है ना। छोरा ही वर्ड यूज करूंगा अपने लिए, अब लोंडा अच्छा नहीं लगता, तो ठीक है। चलो, तो ये डेमो डेमो खेल रहे हैं अपन, जरा जरा से डेमो पे अपन न जाने कितनी। आप घर देखने जाते हो, एक राउंड लगाते हो, घर के अंदर देखते हो फ्लैट कैसा है कैसा है, एक राउंड लिया और हाँ हाँ मजा आ रहा है मजा आ रहा है, बढ़िया, ऐसे ही बनाओगे ना, कॉन्ट्रेक्टर से पूछते हैं ऐसे ही बनाओगे ना, ये जो सैंपल फ्लैट है, वो सैंपल फ्लैट दिखाता, आप 1 करोड़ का फ्लैट बुक कर देते हो, बोले भैया।
सैंपल फ्लैट पे अपन 1 करोड़ रुपए दिए आते हैं, फ्लैट अभी बना ही नहीं है ना। ऐसे ही पापा और मम्मी या आप भी ऐसे ही करेंगे। मान लो हाफ एन आवर की मीटिंग हुई और पापा मम्मी ने डिसाइड कर लिया कि हम एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बनेंगे, बोले भैया, है ना। अपने यहाँ संस्कार इसी को बोलते हैं कि पापा मम्मी ने आधी घंटे में बातचीत की और डन कर लिया, सिंपल, है ना। ऐसा नहीं करा, पहले 2-3 साल रह के देखते हैं साथ में, बोलो भैया, बोलो भैया, है ना। तो हम बहुत जगह सैंपल ले रहे हैं। हम सब्जी सैंपल पे लेते हैं, हम मिठाई लो, जरा सी मिठाई देना तो टेस्ट करते हैं और बोलते हैं हाँ ये मिठाई पैक कर दो 5 किलो। सेव, पोहे, जरा सी चीजें, हर चीज सैंपल पे। तो बोलो सैंपल किससे मैच करना चाहिए? जो सैंपल दिखाया गया वो किससे मैच करना चाहिए? हाँ, शादी सैंपल ही तो है, और क्या आधी घंटे मीटिंग में डन कर लेते हैं अपन की जीवन भर का साथ निभाना है, बोले भैया, बोले मालिक, है ना। तो चलिए अब आप डेफिनेशन पे आ जाएं। सेक्शन 17 क्या बोलता है? इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये इंप्लाइड कंडीशन है कि जो बल्क है, जो गेहूं आपको इतने से गेहूं दिखाए थे, इतनी सी मिठाई जो दिखाई थी, वो बल्क जो आ रही है 5 किलो, वो किससे मैच करनी चाहिए? सैंपल से। पहला इन क्वालिटी, सबसे पहला क्वालिटी से मैच करना चाहिए। तो आप 100 टन, मतलब लोग करोड़ों के ट्रांजेक्शन कर देते हैं, करोड़ों के ट्रांजेक्शन कर देते हैं सैंपल देख के। मैंने सैंपल ज्वेलरी देखी, मैंने बोल दिया हाँ 50 करोड़ की ज्वेलरी भेज देना। मैंने सैंपल कोई गुड्स देखा, जैसे वीट देखा, और मैंने बोल दिया कि यार ये गुड्स भेज देना मेरे यहाँ 100 टन। डमी मोबाइल का एग्जांपल दे रहे हैं आप, बिल्कुल सही। तो सैंपल और बल्क मैच होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, बल्क शुड मैच विद द सैंपल, बल्क शुड मैच विद द सैंपल। याद करना शुरू करें मालिक मेरे साथ साथ। सबसे पहली कंडीशन, देयर इज एन इंप्लाइड कंडीशन दैट द बल्क शैल करस्पॉन्ड विद सैंपल इन क्वालिटी। दूसरा, बायर को एक मौका मिलना चाहिए बल्क और सैंपल को कंपेयर करने का। कंपैरिजन उसका हक है, आप छीन नहीं सकते। वो मौका देना पड़ेगा कि एक बार वो बल्क और सैंपल मैच कर ले, है ना। ध्यान रखिएगा। तो उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल, ध्यान रखिएगा, है ना। और अगर जैसे एक एग्जांपल भी दिया कि एक सेलर ने 2 पार्सल भेजे गेहूं के, वीट के 2 पार्सल भेजे, एक का इंस्पेक्शन करने दिया, एक का नहीं करने दिया, तो भैया बायर मना कर सकता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, रिजेक्शन कर देगा वो। एक बार बल्क और सैंपल मिलाने का मौका बिल्कुल मिलना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा ये बात। तीसरा, गुड्स फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट होने चाहिए। गुड्स शुड बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, रेंडरिंग देम अनमर्चेंटेबल। अनमर्चेंटेबल मतलब वो बिजनेस के लायक ही नहीं रहे, बेचने के लायक ही नहीं रहे। मुनिष्का जी पहले कंटेंट याद कर लें, फिर केस स्टडी की बात करेंगे। अभी कंटेंट समझ में आएगा तो केस स्टडी समझ में आएगी। केस स्टडी वैसे भी सितंबर में देखेंगे, उसके पहले आप चिंता ना करें, पहले कंटेंट याद करें। तो तीसरा पॉइंट बोलो, गुड्स कैसे होने चाहिए? फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट विच रेंडर देम अनमर्चेंटेबल। और ध्यान रखना कैसे डिफेक्ट? विच वुड नॉट बी अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब लिखो दिखाई देने वाले, दिखाई देने वाला, दिखाई देने वाला। ऑन रीजनेबल एग्जामिनेशन, जैसे आप आयरन खरीदने गए, प्रेस, है ना, प्रेस, प्रेस याद आ रही, प्रेस जिसपे प्रेस होती है कपड़ों पे, है ना। आयरन हिंदी में इस्त्री बोलते हैं उसको। तो इस्त्री हो या इस्त्री हाथ जलाती है, ऐसा किसी महान व्यक्ति ने बोला है। अब आप समझ जाना मीनिंग क्या इसका। तो गुड्स अनमर्चेंटेबल नहीं होने चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट होने चाहिए। होता क्या है, मैं ये मोबाइल लेने गया मान लो, या मैं कोई आयरन लेने गया। जब आयरन लेने गया तो मैं नॉर्मल देखता हूं इस पे स्क्रैचेस तो नहीं, यही देखूंगा ना। क्या मैं आयरन खोल लेता हूं पूरी और फिर देखता हूं उसमें कॉपर कॉइलिंग है कि नहीं है? ऐसा नहीं कर पाते अपन ऐसा नहीं कर पाते मालिक। तो हम कैसा एग्जामिनेशन करते हैं? रीजनेबल एग्जामिनेशन करते हैं। कार लेने गए तो क्या पूरा इंजन खोल लेते हो, पूरा सब कुछ देख लेते हो गाड़ी का? नहीं सर, नॉर्मल आसपास से देखते हैं, सीट वीट देख लेते हैं कि भाई कहीं पे कोई स्क्रैच तो नहीं है, फटी हुई तो नहीं है सीट, कोई खराब चीज तो नहीं। इतने ही एग्जामिनेशन करते हो ना, जो अपेरेंट है, जो अपन एक एज अ बायर नॉर्मल देख पाएंगे, उसी को अपन एग्जामिन करते हैं, बोले मालिक। तो क्या करेंगे? विच इज नॉट अपेरेंट फ्रॉम रीजनेबल एग्जामिनेशन, विच इज नॉट अपेरेंट फ्रॉम रीजनेबल एग्जामिनेशन। तो मुझे जो नॉर्मल दिख रहा था वो हिसाब से मैंने आंसर दिया। ऋषि महाजन जी, एक क्वेश्चन जो आप पूछ लेना प्लीज, मैंने बोला है आपको आखिरी में पूछिएगा, मुझे सब दिखता है। बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा, है ना। आई एम अवेयर कि कौन क्या पूछ रहा है, और कब आंसर देना है मुझे वो भी मालूम है। चिंता ना करें बिल्कुल भी, आप मेरे साथ हैं। चलिए, तो बोले क्या क्या कंडीशन है? पहला, बल्क करस्पॉन्ड करे, मतलब मैच करे, किससे? क्वालिटी से मैच करे, सैंपल मैच करना चाहिए। दूसरा बोलो, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कंपेयरिंग की, ध्यान रखना, कंपेयरिंग की रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तीसरा, कोई भी ऐसा डिफेक्ट नहीं होना चाहिए जो उनको अनमर्चेंटेबल बना दे, मतलब बिजनेस के लायक, यूज के लायक ही नहीं बचे। जैसे फ्रिज अनमर्चेंटेबल कब हो जाएगा?
फ्रिज अनमर्चेंटेबल कब हो जाएगा? बहुत सिंपल, जब वो ठंडा ना करे। टीवी अनमर्चेंटेबल कब हो जाएगा? सर जब वो देखे ही नहीं उस पर कुछ स्क्रीन पे। ये पेन अनमर्चेंटेबल कब हो जाएगा? इसकी नीब टूट गई, अब इसको बेच के दिखा दो आप। कहने का सेंस, जब वो प्रोडक्ट यूज करने की, जिस प्रोडक्ट को जिस लिए लाते हो वो प्रोडक्ट उस लिए यूज ही करने लायक नहीं बचा तो क्या बोलेंगे? इट इज नॉट ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी। क्या बोलेंगे? इट इज नॉट ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी, है ना। कैमरा लाए लेकिन उससे फोटो क्लिक नहीं हो रहा है, नॉट मर्चेंटेबल। बोलो भैया, जब उसका पर्पस खत्म हो जाए, करेक्ट बात परीक्षा जी, तो ये कहलाता है अनमर्चेंटेबल। तो अपन क्या मानते हैं, ये जो बल्क आया है, ये इतना सारा जो बल्क है, ये कैसा है? मर्चेंटेबल है कि अनमर्चेंटेबल है? फटाफट से बोले, बोले। बल्क कैसा होना चाहिए? फ्री फ्रॉम डिफेक्ट कि विद डिफेक्ट? बल्क कैसा होना चाहिए? मर्चेंटेबल कि अनमर्चेंटेबल? बोलो, मिठाई कैसी होनी चाहिए? खाने योग्य कि ना खाने योग्य? बोले भैया, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए बल्क, यस। कैसा डिफेक्ट नहीं होना चाहिए जिससे कि वो अनमर्चेंटेबल, ऐसा भी बोल सकते हो, नॉट सेलेबल ना हो जाए, है ना। इट शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, रेंडरिंग देम। रेंडर मतलब जो उनको बना दे। हिंदी में ध्यान से सुन लेना भैया, फिर आप एक एक वर्ड पूछते हो टेलीग्राम पे, उससे कोई सेंस नहीं निकलता एक एक वर्ड का। सेंस हमेशा पूरे सेंटेंस का निकलता है। रेंडर के बहुत सारे मतलब है, आप पूछोगे रेंडर, बहुत अलग अलग मतलब है। यहां बताओ फ्री फ्रॉम डिफेक्ट विच रेंडर देम अनमर्चेंटेबल का मतलब, ऐसा कोई डिफेक्ट उसमें नहीं होना चाहिए जो उसको नॉन सेलेबल बना दे, जो उसको अनयूजफुल बना दे, जो उसको बिना किसी पर्पस का बना दे। विच वुड नॉट बी अपेरेंट, वो डिफेक्ट कैसा है? जो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा। ऐसा डिफेक्ट जो नॉर्मल अपने अपेरेंट से, अपने देखने से समझ भी ना पड़े, तो फिर ऐसा डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। तो लाइन बोले तीसरी, गुड शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट विच रेंडर देम अनमर्चेंटेबल। और ये अनमर्चेंटेबल या ये डिफेक्ट कैसा है? विच वुड नॉट बी अपेरेंट, जो दिखाई नहीं देगा नॉर्मल एग्जामिनेशन पे, जो नॉर्मल एग्जामिनेशन पे ना दिखाई दे। जैसे मैं आपको फिट दिख रहा हूं, नॉर्मल एग्जामिनेशन फिट फाट, अंदर क्या चल रहा है मालूम नहीं। तो रीजनेबल एग्जामिनेशन पे जो कोई डिफेक्ट ना हो वो माना जाएगा। तो ये तीनों कंडीशन पूरी होगी तो हम मानेंगे कि सैंपल की सेल ठीक है। यस सूरज जी, करेक्ट आंसर। बोले सेल बाय सैंपल क्या क्या है? पहला, बल्क किससे करस्पॉन्ड करना चाहिए? फटाफट से बोलो, याद करो मालिक। बल्क किससे करस्पॉन्ड करना चाहिए? विथ सैंपल इन क्वालिटी। दूसरा, बायर शुड हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल। और तीसरा, गुड शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट विच रेंडर देम अनमर्चेंटेबल। कैसा डिफेक्ट? विच वुड नॉट बी, जो दिखाई नहीं देगा नॉर्मल आंखों से, नॉर्मल इंस्टेंस से, नॉर्मल एग्जामिनेशन पे, विच नॉट बी अपेरेंट ऑन रीजनेबल एग्जामिनेशन। बोले भैया, हाँ या ना? एक एग्जांपल दिया इन्होंने, एक कंपनी ने शूज बेचे जिसमें स्पेशल सोल लगा था नीचे की तरफ, स्पेशल सोल लगा हुआ था नीचे की तरफ। किसको बेचे? आर्मी वालों को बेचे। अब ये शूज जब आए, सब लोगों ने एग्जामिन भी की, एग्जामिन करने पे लगा सब बढ़िया है, लेकिन वो सोल बहुत जल्दी खत्म हो गया। तो वो डिस्कवरेबल नहीं था कि ये सोल बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। ऐसे में फिर बाद में वो लोग रिफंड मांग सकते हैं, हाँ, क्योंकि सोल, अरे आर्मी के शूज में अगर सोल ही खराब हो गया तो बेचारे सैनिक काम कैसे करेंगे? तो उन्होंने सोल पहन के देखा, जूते पहने, देख लिया सोल में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा उलट पलट के। अपन भी क्या करते हैं जूतों में, यही तो देखते हैं सब बढ़िया है ना, कोई छेद वेद तो नहीं है, और क्या देख लेते हैं उससे ज्यादा। लेकिन वहां सोल बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन था कि सोल घिसाना नहीं चाहिए, क्योंकि आर्मी का केस था। तो कोई हिडन डिफेक्ट हो, तो उसके लिए आप कैंसिल कर सकते हो। देख लो इधर, ये लिखा हुआ है अगली लाइन में, लेट गुड शुड बी फ्री फ्रॉम एनी लेटेंट डिफेक्ट। गुड्स में कोई भी हिडन डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, वरना आप कैंसिल कर देना कॉन्ट्रैक्ट को। बोले मालिक, कोई छुपा हुआ डिफेक्ट हो जो मुझे दिख नहीं रहा हो तो मैं कैंसिल कर सकता हूं बाद में, अगर वो बाद में डिफेक्ट डिस्कवर हुआ तो। जैसे मैं कार लेने गया तो कोई इंजन खोलता हूं क्या मैं? उसने बोला इंजन इतने इतने सीसी का है, ओके, बाद में मालूम पड़ा इंजन वैसा नहीं था जैसा उसने सैंपल बताया था, ठीक है, आप कैंसिल कर सकते हो। बोले मालिक, शुड बी फ्री फ्रॉम हिडन डिफेक्ट, करेक्ट अथर, वेरी गुड अथर। शुड बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट रेंडरिंग देम अनमर्चेंटेबल, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, शुड बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट व्हिच वुड नॉट बी अपेरेंट ऑन रीजनेबल एग्जामिनेशन रेंडरिंग देम अनमर्चेंटेबल। ये तीन वर्ड आखिरी में लगा देना सेंटेंस के तो भी चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, कंडीशन तभी एप्लीकेबल होगी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक छोटा सा केस, लेटेंट मतलब हिडन, यस परीक्षा जी ये वहीं लिखा हुआ है, लेटेंट मतलब हिडन। ये यहाँ शर्ट लेने गया मैं, ये शर्ट यहाँ छेद हो रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं क्या?
दिख रहा है ना। अब बाद में मैं क्या बोलूँ, ओ तूने जो सैंपल दिखाया तो खराब, तो बोलेगा फटी हुई शर्ट ही तो दिखाई थी तेरे को। तो लेटेंट मतलब ऐसा जो जो छुपा हुआ है, जो बायर नॉर्मल एग्जामिनेशन पे कभी भी नहीं देख पाएगा, है ना। अब साफ साफ ही आपको दिख रहा है गुड्स में प्रॉब्लम है, फिर भी बोल रहे हो ये तो सैंपल से मैच नहीं कर रहा। अरे जब साफ ही दिख रहा, आप गेहूं का सैंपल ले रहे हो, उसमें कीड़े घूम रहे हैं, खुद ही सैंपल को हाँ कर रहे हो, बाद में वो बल्क भी ऐसा भेज दे तो क्या बोल रहे हो, ये तो खराब भेज दिए तूने, अनमर्चेंटेबल गुड्स भेज दिए। वो बोलेगा ये तो उस समय सैंपल दिखाया था उसमें भी थे। बोलो भैया। आर्यन जी इसका आंसर नहीं मेरे पास, बोले भैया क्या करें। 3 कंडीशन बोलते जाओ, पहला करस्पॉन्ड करना चाहिए, दूसरा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना, तीसरा फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए। फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चंस आखिरी में आंसर दूंगा, आप लिखते जाएं सारे। नेक्स्ट, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बता दो भैया। आपने गुड्स का मेरे को ये सैंपल दिखाया, ये गुड्स थे, मान लो इसमें आपका राइस था, आपने मेरे को सैंपल दिखाया, फिर डिस्क्राइब करा, ये जो राइस है ना इसमें इतना प्रोटीन है, इतना विटामिन है, ये तो बड़े बड़े लोग खाते हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर के घर पे जाता है, नरेंद्र मोदी भी यही चावल खाता है, राहुल गांधी नहीं खाता है, इसीलिए उसमें इसमें अक्कल नहीं आ रही है, ऐसा बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब क्या करें बोलो, अब क्या करें बोलो। गुड्स कैसे कैसे मैच करना चाहिए सर, अब गुड्स का डिस्क्रिप्शन भी मैच करना चाहिए और गुड्स का सैंपल भी मैच करना चाहिए। तो ध्यान से देखना, सोल्ड बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में कंडीशन बोलो क्या आएगी, इंप्लाइड कंडीशन क्या होनी चाहिए। इंप्लाइड कंडीशन है कि बल्क शुड करस्पॉन्ड बोथ विथ सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। ऊपर के दोनों पॉइंट मर्ज होगा या नहीं होगा यहां पे, बोले भैया, बोले भैया। यस, गुड शुड बी मैच फ्रॉम सैंपल, कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए जो आपको मालूम नहीं हो, जो दिखाई ना दे रहा हो। बोले मालिक। यस, तो दोनों से मैच होना चाहिए, करस्पॉन्ड विथ सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन, दोनों से। अगर गुड सैंपल से मैच कर गए लेकिन डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करे तो सैंपल मैच डिस्क्रिप्शन नॉट मैच, या सैंपल नॉट मैच डिस्क्रिप्शन मैच। दोनों ही केस में आप बोल दोगे ये कंडीशन टूट गई, आप रेप्यूडिएट कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को। दोनों में कॉमन बात ये, दोनों में कॉमन बात रेप्यूडिएट कर देना मालिक। क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट, कंडीशन एज टू क्वालिटी या फिटनेस। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत ध्यान से, ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इससे आपको समझना है। ध्यान से सुने कि कंडीशन एज टू क्वालिटी फिटनेस होती है क्या, सुनना। ये आप दुकान पे गए शॉपकीपर के पास, आपने उससे एक रस्सी मांगी। ध्यान से सुनिएगा भैया जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं। आपने उससे एक रस्सी मांगी, रस्सी थोड़ी मोटी मांगी, उससे बोला कि ऐसी थोड़ी सी इतनी मोटी रस्सी चाहिए, आपने दे दी। आपकी हार्डवेयर की शॉप थी, ये शॉपकीपर भी था अपना पपलू, पपलू ने बेचारे ने रस्सी दे दी, किसको, टपलू को। छोटी सी रस्सी थी, 50-60 रुपए या 100 रुपए की रस्सी थी, सिंपल। शॉपकीपर ने, बच्चा था, लड़का था, टपलू ने रस्सी मांगी तो शॉपकीपर ने उस हिसाब से दिखा के दे दी, ये वाली। उसने बोला हाँ ठीक है, ठीक है साहब। ये टपलू ले गया रस्सी को, फिर 2 दिन या 1 दिन बाद आ रहा है इस पे बहुत गुस्से में, इसके पास, पपलू के पास, वन डे आफ्टर दी परचेज, आफ्टर दी बाइंग, टपलू निकल लिया इसके ऊपर, भयंकर गुस्सा है वो पपलू के ऊपर, पपलू से नाराज है वो, है ना। क्यों नाराज है सुनो, वो क्या बोल रहा है, ये कैसी रस्सी दी तूने, खराब क्वालिटी की। क्या बोल रहा है, खराब क्वालिटी की। ओके, पहला क्वेश्चन, खराब क्वालिटी बोल रहा है टपलू। दूसरी बात टपलू ने फिर बोली, ये तो मेरे पर्पस के लिए फिट ही नहीं थी, कैसी अजीब सी रस्सी दी। पपलू ने बोला क्या हो गया भैया, क्या हो गया। टपलू बोल रहा है ये क्वालिटेटिव रस्सी नहीं दी तूने, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट नहीं दिया, फिट वाली रस्सी नहीं दी जो मेरे पर्पस के लिए बिल्कुल सही फिट हो जाए, जो मेरा उद्देश्य था, जो मेरा पर्पस था इस प्रोडक्ट का खरीदने था वो पूरा हो जाए। ये फिट होता है, फिट होना मतलब जो अपना पर्पस था वो पूरा हो जाए। पपलू ने पूछा क्या हो गया रस्सी में, क्या खराबी, इतनी बढ़िया तो रस्सी, इतनी मजबूत तो रस्सी। टपलू बोल रहा है अरे क्या खाक मजबूत है, जब मैंने गले में फांसी का फंदा डाल के बंधा, ऊपर फेंका और पंखे पे लटकने की कोशिश की, पंखे सहित में जमीन पे आ गया, ये कोई मजबूत रस्सी है क्या। टपलू बोल रहा है तो तूने रस्सी सुसाइड करने के लिए खरीदी थी। टपलू बोल रहा है हाँ। तो पपलू बोल रहा है अबे वो गधड़े, मैंने तो सोचा तू इस पे कपड़े वपड़े सुखाएगा, तू कपड़े वपड़े लटकाएगा, तू लड़के जैसा लगा हॉस्टल का, तूने इतनी मोटी रस्सी मांगी, मैंने तेरे को दिखा के दी, मेरे को क्या मालूम तू इस पे खुद ही लटक जाएगा कपड़े की जगह।
तेरे को जो इस रस्सी का पर्पज है वो तो कपड़े वगैरह सुखाना या कुछ बांधना हो खींचना हो उसके लिए था, खुद के लटकने के लिए थोड़ी ना था। अब टपलू गुस्सा हो रहा है कि नहीं तूने क्वालिटेटिव रस्सी नहीं दी, बताओ क्या शॉपकीपर लायबल है? क्या गलती करी है टपलू ने, बताओ क्या पपलू लायबल होगा? क्या टपलू और पपलू के बीच में पपलू लायबल होगा? क्या उसने खराब प्रोडक्ट दे दिया है क्या? बोले मालिक। क्या लग रहा? टपलू क्या बोलेगा? टपलू बोलेगा देख भाई, सुनना भैया ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं मैं। टपलू को समझाएगा, देख भाई तू बायर है और मैं हूं सेलर। मेरी दुकान पे अगर कोई कस्टमर आके बोलेगा रस्सी दे दो, इतनी मोटी रस्सी दे दो, मैं उसको 2-3 सैंपल दिखाऊंगा, सैंपल दिखाने के बाद जो उसको पसंद होगी वो ले जाएगा। क्या मुझे मालूम रहेगा? सेलर पूछ रहा है, हाँ ध्यान से सुनिएगा, पपलू क्या पूछ रहा है टपलू से? पपलू पूछ रहा है भाई टपलू तू तो चल खुद ही लटकने की कोशिश कर रहा था, कोई बोलेगा इस रस्सी से मैं तो पहाड़ खींचने की कोशिश कर रहा था, कोई बोलेगा इस रस्सी से मैं तो ट्रक खींचने की कोशिश कर रहा था, कोई बोलेगा इस रस्सी से मैं तो 4 मंजिल बिल्डिंग को नीचे गिराना चाह रहा था। तो मुझे क्या मालूम कौन किस लिए ले गया? सेलर के तौर पर मैं क्या मानूंगा? जो नॉर्मल उसका यूज है ना? तो क्या गड़बड़ है? क्या कोई सेलर क्वालिटी की गारंटी दे पाएगा? है ना? ये इधर देखो, ये दुकानदार ने इसी शॉपकीपर ने, पपलू ने आपको बेचे बिस्किट्स सेल किए, इसको टपलू को। बोले भैया टपलू को बिस्किट सेल किए। ये बिस्किट किसके थे? डॉग के थे, कुत्ते के बिस्किट थे। ठीक, टपलू को सेल कर दिए। पपलू की दुकान पे अगर टपलू बोल रहा है वो कुत्ते के खाने के बिस्किट दे देना, है ना? टपलू ने क्या बोला? कुत्ते के खाने के बिस्किट हैं क्या भैया? पपलू ने बोला है ना, यही खाओगे क्या? टपलू ने बोला नहीं, घर पे कुत्ता तो वो टपलू समझ नहीं पाया पपलू क्या बोल गया उसको बेचारे को। टपलू फिर 2 दिन बाद आके इससे कंप्लेंट कर रहा है बिस्किट की क्वालिटी खराब है, ये बिस्किट फिट नहीं है। बोले भैया, अब पपलू ने पूछा क्यों, आपके कुत्ते ने क्या खाया ही नहीं क्या? बोले वो कुत्ता नहीं खा रहा था, मैंने ट्राई किया कि चलो टेस्ट देख लेते हैं, अच्छे नहीं लगे, ये क्वालिटी खराब है। तो पपलू बोलेगा यार ये तो गड़बड़ है, तुम बोलो कि मैंने तो केक में मिला दिए, है ना? तो गड़बड़ हो गई ना ये तो, है ना? और एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप टाइड खरीद के गए, टाइड टाइड एड आता है ना टाइड का, ये पपलू है। टपलू जो है टाइड खरीद के ले गया, आधी घंटे बाद भन भनाते हुए आ रहा है 30 मिनट के बाद ही, ये पाउडर तो खराब है। तो पपलू ने पूछा कपड़े फट गए क्या इसको कपड़े धोने में? कपड़े वगैरह फट गए क्या? कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? कलर उतर गए क्या? हाँ, बोलो, कलर उतर गया क्या? टपलू बोल रहा नहीं, कलर वलर नहीं उतरा, मैंने ये टाइड पाउडर चाय में मिलाया, सॉरी मैंने ये टाइड पाउडर जो है सब्जी में खाने में मिलाया, तो स्वाद ही खराब हो गया उसका, वॉशिंग पाउडर है ये। हाँ, टपलू से पूछा टाइड वाले ने, मतलब इसने पपलू वाले ने, सेलर ने, तूने ये खाने में क्यों मिलाया? बोले इसमें 100 नींबुओं की शक्ति है, मेरे घर में आज नींबू खत्म हो गए थे, मार्केट में भी बहुत महंगे मिल रहे थे, मैंने सोचा 100 नींबुओं की शक्ति है तो पाउडर ले जाऊँ और उसको खाने में मिलाऊं, ये क्वालिटेटिव प्रोडक्ट नहीं है, मेरे पैसे वापस करो। बोलो, बोले मालिक क्या करें? क्या करेंगे बोलो ना? क्या मैं बायर की इंटेंशन समझ सकता हूं, बायर क्या करने वाला है ना? कोई मेरे यहां से चूहे मारने की दवा ले गया, चूहे मारने की दवा ले गया, है ना? या कोई मेरे यहां से काला हिट ले गया, है ना, काला हिट। अब वो बोल रहा है अगले दिन की ये क्वालिटेटिव नहीं है, ये खराब है। मैं बोल रहा हूँ क्यों, क्या हो गया रे, क्या फिट नहीं है पर्पस के लिए, क्या क्वालिटी खराब है इनकी? अब वो बायर मेरे को अक्कल दे रहा, वो बोल रहा है ये चूहे तो मरे नहीं, मैंने खाने की कोशिश की, मैं भी नहीं मरा। या काले हिट से मैंने सोचा था पेट के कीड़े मर जाते होंगे, मैं भी खा लेता हूँ जब कीड़े मर जाते हैं तो। कहने का सेंस क्या, इतने सब एग्जांपल्स का कहने का सेंस ये है कि कस्टमर क्या सोच रहा है ये बायर को नहीं मालूम। किस बारे में? कस्टमर जो गुड्स खरीद के ले जा रहा है, बायर उसको किस पर्पस के लिए ले जा रहा है हम नहीं कह सकते। एक छोटा सा क्वेश्चन और खत्म करूंगा, 6-7 एग्जाम्पल हो गए। आप किसी किचन आइटम की दुकान से प्रोडक्ट खरीद के ले गए,
किचन आइटम की दुकान थी कोई, जहाँ पे बर्तन वगैरह, चाकू वगैरह, ये किचन के सब मिलते थे। आपने मान लो किचन नाइफ खरीद ली, उस किचन नाइफ से आपने किसी का मर्डर कर दिया, तो क्या पुलिस इसको पकड़ के ले जाएगी क्या दुकानदार को? फटाफट से आंसर दो। दुकानदार ने आपको नाइफ बेचा जो किचन में यूज होता था, आपने उसी से मर्डर कर दिया, बोले भैया क्या करें? क्या आप दुकानदार को लायबल बना देगी क्या पुलिस की, तूने चाकू क्यों बेचा? दुकानदार बोलेगा पगला गए हो क्या, उसने नाइफ मांगा कि सब्जी काटने का चाकू है क्या, मैंने दे दिया, मुझे क्या मालूम था ये आदमी को ही काट देगा। बोलो हाँ या ना, बोले भैया। तो कहने का सेंस क्या, हम क्वालिटी फिटनेस की गारंटी ले सकते हैं क्या? फटाफट से बोलो, क्या हम क्वालिटी फिटनेस की गारंटी ले सकते हैं? एक सेलर बोल पाएगा कि ये जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ ये फिट पर्पज है आपके लिए, आप क्या सोच के आ रहे हो ये अलग बात है। बोलो भैया हाँ या ना, बोलो मालिक। बायर क्या सोच के आ रहा मुझे क्या मालूम। जैसे कई बार ऐसा हुआ है ना, जैसे मेरी क्लास में कोई लड़का आया, जैसे ये पपलू आया, ये मान लो 200 250 300 बच्चे बैठे हुए थे, एक क्लास का एक्चुअल किस्से ये 300, ये लड़का आके बैठ रहा और होमवर्क कुछ कर नहीं रहा, मैं डांट रहा इसको, रोज रोज डांट रहा मैं इसको, 10 दिन हो गए ऐसा करते करते कि भाई तू पढ़ ले, सीए करने आया है देख पढ़ ले। मैं सेलर हूं ना, मैं कोर्स का सेलर हूं, ये बायर है कोर्स का। अब मैं इसको डांट रहा हूँ कि देख सीए फाउंडेशन टफ होती है बेटा, इतनी इजी भी नहीं होती कि आराम से निकल जाए, प्लीज पढ़ ले यार, तूने फीस भरी है भाई, मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा मेरा फेल हो। बोले मालिक अब मैं सेलर हूं, मुझे तो ये लग रहा कि ये सीए फाउंडेशन की बैच अटेंड करने आ रहा। बोलो मालिक हाँ या ना, यही लगेगा ना, मैं तो सेलर हूं, मैं क्या बेच रहा हूँ भाई, सीए फाउंडेशन का कोर्स बेच रहा हूँ इसको। तो बाहर पढ़ने ही आया है, जैसे आप लोग सब पढ़ने ही आए हो ना कि मुझे देखने आए हो, भाई पढ़ने ही आए हो, है ना। अब बाद में मालूम पड़ा हो तो कि पपलू तो यहाँ पिंकी आती थी इसलिए आता था रोज क्लास में। बोलो भैया अब क्या करें? क्या मुझे पर्पज मालूम है कि वो किस लिए क्लास अटेंड कर रहा, या ये घर में नहीं रुकना चाहता था कि घर में रुकता तो घर वाले इससे काम करवाते रोज का, पापा इसको दुकान ले जाते, तो इसने बोला चलो बढ़िया सीए फाउंडेशन कर लो। कोई भी पूछेगा तो कहने में भी जरा एक लेवल लगेगा, क्या कर रहा है, बोले सीए कर रहा हूँ सीए, बड़ा लेवल लगेगा एक, है ना। तो ये पपलू ने वही ने इसलिए क्लास ज्वाइन कर ली, बोले नहीं तो पापा दुकान ले आते, पापा काम धंधे पे लगा देते, है ना। या फिर पपलू इसलिए आ रहा है, या फिर ऐसा बोले सर आपकी क्लास में एसी लगा, नींद बहुत प्यारी आती है सर, जो घर पे नहीं है मेरे। बोलो भैया यस ये रियल था केशव जी। हम्म, बोले मालिक क्या करें, पर्पज समझ पाएंगे क्या, बायर क्या करने आया है, बड़ा बड़ा टफ है, बड़ा टफ है ना। इधर इधर ये एक बिल्डिंग ये थी, एक बिल्डिंग ये थी, ये आप फ्लैट ले रहे हो, अगर मुझसे किराए से फ्लैट ले रहे हो, आप आए कि सर मुझे ये ऊपर वाला फ्लैट किराए से दो, मैंने आपको चेक किया कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, सब पूछ लिया। पूछने के बाद अब मैंने आपको रेंट पे दे दिया, आपने बोला सर मैं जॉब करता हूँ फलानी फलानी कंपनी में, आपका मैंने डिटेल भी निकाल ली, वो सब डिटेल भी सही थी, अब मुझे लगा आप यहाँ रहोगे, पर बाद में मालूम पड़ा आप तो इसको गैम्बलिंग हाउस की तरह यूज करने लग गए, तो ये बात सेलर को पहले थोड़ी ना मालूम रहती है। हम्म, बोलो भैया हाँ है ना। तो अब इनके पर्पजेस क्या हैं ये मुझे नहीं मालूम, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। जैसे हो सकता है यहाँ भी अभी भी जो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं उनके अलग अलग पर्पज हो, 90% तो हो सकता है सीए फाउंडेशन ही करने आए हो, 10% का टारगेट कुछ और हो, है ना। तो क्या सेलर क्वालिटी की गारंटी देगा, फटाफट से आंसर दो। क्या कोई इंप्लाइड कंडीशन लगनी चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर एज टू क्वालिटी या फिटनेस ऑफ द गुड सोल्ड फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पज? बोलो there is no implied condition, there is no implied condition, there is no implied condition as to quality or fitness, no implied condition as to quality or fitness of the goods sold। किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो गुड्स फिट होंगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आप किस पर्पस के लिए यूज करोगे मुझे नहीं मालूम है। सेलर बोलेगा भाई अबे लक्स साबुन दे रहा हूं, मैं लक्स बेच रहा हूं ना, तो मुझे तो ये लगेगा आप नहाने के लिए इस्तेमाल करोगे, आपने चाय में घोल लिया, बोले इसमें केसर है, या दूध में घोल लिया इसमें केसर है ना, हल्दी है, अरे 12 बजा दिया आपने, क्या करेंगे? तो कोई पर्टिकुलर पर्पज सॉल्व हो पाएगा? दिक्कत है। तो फिर इंप्लाइड कंडीशन कब लगेगी, ध्यान से सुनना, ये इंप्लाइड कंडीशन कब लगेगी ध्यान से सुन लेना भैया। ये बायर था, बायर ने सेलर को क्लियरली बोला, बहुत क्लियरली कि मुझे एक ऐसा एसी चाहिए या मुझे एक ऐसा कूलर चाहिए जो करीब करीब 15x15 के हॉल को 15x15 के कमरे को कूलिंग दे सके प्रॉपरली। तो बायर से पूछा सेलर ने क्या करते हो, बोले सर कोचिंग क्लास चलाता हूँ, बच्चों के लिए एसी या कूलर चाहिए गर्मी के हिसाब से, है ना।
सेलर को अपना पर्पस बता दिया, और सेलर की शॉप ही काय की थी सर? ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की शॉप थी। चलो, तो पहली बात मैंने अपना पर्पस बता दिया उसको, मुझे क्या चाहिए, यस, बायर ने अपना पर्पस बता दिया। दूसरी बात, सेलर उन गुड्स में ही डील करता था, सेलर उन गुड्स में ही डील करता था या नहीं करता था? यस, उसका इलेक्ट्रॉनिक शोरूम था, मतलब वो एक्सपीरियंस्ड बंदा था। तीसरा, बायर ने सेलर के ऊपर भरोसा किया कि नहीं किया, रिलाई किया कि नहीं किया, कि भाई जो तू एसी बोल देगा ना मैं वो खरीद लूंगा। हिंदुस्तान में आधे लोग तो ऐसे ही खरीदते हैं, आप और मैं भी 90% प्रोडक्ट ऐसे ही खरीदते हैं कि जो सेलर बोल देगा वो हम परचेस कर लेंगे। तो 3 कंडीशन बोलो क्या क्या? सबसे पहला, बायर ने अपना पर्पस बता दिया सेलर को, पहली कंडीशन। दूसरा, सेलर उन्हीं गुड्स में डील करता था, मतलब सेलर को जानकारी थी उन प्रोडक्ट्स की। और तीसरा, बायर ने सेलर की स्किल पे रिलाई किया, सेलर की स्किल पर रिलाई किया, सेलर के ऊपर भरोसा किया कि ये बंदा जबरदस्त है, पिछले 15 साल से बिजनेस कर रहा है, तो ये जो बोल देगा अपन तो वो ले लेंगे, है ना। अब बोलो, क्या आप ये 3 कंडीशन में अब बताओगे कि आपके पर्पस के लिए गुड्स फिट होनी चाहिए कि नहीं? फटाफट से बोलो। क्या अब उसने मेरे को जो एसी दिया, क्या वो 15x15 के रूम के लिए प्रॉपर होना चाहिए, कि अब क्वालिटी की कंडीशन नहीं लगेगी? बोले भैया। अब क्वालिटी कंडीशन वाली बात लगेगी कि अब वो प्रोडक्ट मेरे लिए क्वालिटेटिव होना चाहिए, मेरे पर्पस के लिए फिट होना चाहिए। यस, क्यों? क्योंकि 3 कंडीशन पूरी की। सबसे पहला देखो भैया, इंप्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ सेलर that the goods supplied shall be reasonably fit for the purpose for which the buyer wants them. Implied condition apply होगी on the part of seller, कब होगी? Provided these 3 conditions are fulfilled. बोलते जाए भैया। सबसे पहला, buyer should have, क्या लिखा है? should have made known, ध्यान से देखना, should भी लिखा है, have made known भी लिखा है, should have made known to the seller the particular purpose for which the goods are required. पहले से ही अपना पर्पस बता चुका था मैं। दूसरा, बायर ने रिलाई किया किसकी? स्किल और जजमेंट पे, सेलर की स्किल और जजमेंट पे रिलाई किया। तीसरा, जो गुड्स थे उसमें वो सेलर डील करता था कि नहीं करता था? गुड्स ऐसे थे, इस डिस्क्रिप्शन के गुड्स थे जिसमें डिल्ट इन बाय द सेलर था। बोलो भैया, डेल्ट इन बाय द सेलर था। चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो कि रिटेलर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैन्युफैक्चरर हो ये जरूरी नहीं है। दुकानदार नहीं बोलेगा ये मेरे यहाँ थोड़ी नहीं गुड्स बनते, मैं क्या करूं। हम बोलेंगे भाई तू 15 साल से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डील कर रहा है, मैं तेरे पे भरोसा करके जो तू प्रोडक्ट बोल देगा कि ये ले जाओ, मैं ले जाऊंगा, क्योंकि हम 90% ऐसा ही करते हैं। बोले क्या करें? तो डिस्क्रिप्शन भी मैच होना चाहिए, उसकी स्किल पे रिलाई भी किया। तो ऐसे में बोलो, क्या हम इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी फिटनेस लगा पाएंगे? यस। थैंक यू नयांश भाई। तो देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट, नयांश भाई इसके बावजूद 70 लाइक्स ही है मालिक, इतने अच्छे लेक्चर के बावजूद भी। चलें क्या करें? बोलो भैया, इम्प्लाइड कंडीशन पहला आंसर, देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, कि कोई गुड्स पर्टिकुलर पर्पस के लिए फिट होगा ही सही। ये इम्प्लाइड कब होती है? जब 3 कंडीशन पूरी हो जाए। तो ये 3 कंडीशन मैंने आपको लिख दी है, ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर आप किसी मॉल में या शॉप पे या किसी भी दुकान पर जाके सीधे ऐसा बोलते हो कि मेरे को लक्स सोप दे दो, मेरे को मारुति की वैगन आर दे दो, सीधे ही आप ऐसा बोल रहे हो। आप बोल रहे हो सीधे ही कि मेरे को लेविस दे दो, आप बोल रहे हो मुझे पर्टिकुलर ब्रांड दे दो। जब भी आप कोई ब्रांड से गुड्स खरीदोगे तो दुकानदार दिमाग नहीं लगाता, दुकानदार बोलता अच्छा लक्स चाहिए, उठाएगा और आपको दे देगा। आप बोलेगा कोलगेट दे दो, दुकानदार कभी दिमाग नहीं लगाएगा इसमें। बोले भैया, हाँ या ना? बोले दोस्तों। तो बताओ, क्या अब लक्स आप किस लिए ले जा रहे हो? मुझे नहीं मालूम है। क्या अब इंप्लाइड कंडीशन लगेगी? यस, गुस्सी एक ब्रांड हो गया। अब आप बोल रहे हो गुस्सी के प्रोडक्ट्स दे दो, बात ही खत्म होगी, है ना? बोलो भैया, आप खुद नहीं, मीठी सुपारी अथर्व गलत है, अपन ब्रांड की बात कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर। आपने बोला विमल गुटखा दे दो, तो हाँ ये एक ब्रांड है ना? ये बात सही है, बोलो हाँ है ना? तो जब आप ब्रांडेड गुड्स खरीदते हो तो सेलर उसमें कुछ पूछता है क्या आपसे कि ये मत लो, ये क्यों ले रहे हो? नहीं पूछता, कुछ भी नहीं पूछता। आप बोल रहे हो फेयर एंड लवली दे दो, आप फेयर एंड लवली मांगने गए या फेयर एंड हैंडसम मांगने गए, है ना? वो शाहरुख खान आता फेयर एंड हैंडसम, खुद का थोपड़ा बड़ा अजीब है, अब फेयर एंड हैंडसम का एड कर रहा। अपन शाहरुख को कोई उसके चेहरे के कारण पसंद कर रहे हैं क्या? क्यों चेहरे के कारण पसंद कर रहे हैं तो भाई मैं ही हो जाता है शाहरुख, फिर क्यों? बोले भैया, तो फेयर एंड हैंडसम लेने गए तो दुकानदार ने बोला अबे कांच में मुंह देख फिर ले जाइए। बोलो भैया, है ना? बोले दोस्तों, तो क्या आप वो ब्रांडेड प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो? आप सीधे बोलते हो मेरे को फेयर एंड हैंडसम दे दो, दुकानदार उठाता है और आपको दे देता है।
कोई डिस्कशन नहीं होता। तो बताओ अब क्वालिटी फिटनेस की कंडीशन लगेगी क्या? अब क्वालिटी फिटनेस की कंडीशन लगेगी क्या? फटाक से बोलो, क्या अब क्वालिटी फिटनेस की कंडीशन लगेगी क्या? बोले भैया। हाँ, मैंने तो आज तक फेयर एंड हैंडसम इसी चक्कर में नहीं खरीदी कि उसका एड ही एसआर के कर रहा, उसका एड एक बार ऋतिक रोशन कर रहा होता तो मैं फिर भी खरीद लेता। बोले भैया। तो तीसरी बात, सबसे पहली 3 कंडीशन पढ़ ली है मालिक आपने अभी तक। बोलो पहली कंडीशन, पहला आंसर बोलो, नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीख रहे हैं अपन ये। नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है कि कोई गुड्स कैन बी यूज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज। इसकी कोई भी पर्टिकुलर पर्पज के लिए गुड्स फिट हैं, इसकी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती। फिर हमने दूसरी बात बोली कि कब इसका एक्सेप्शन आएगा, मतलब कब हम इस कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, कब हम इस इंप्लाइड कंडीशन को मानेंगे। तो उसमें 3 अलग अलग वर्जन हो गए। बायर ने अपना पर्पज बता दिया था, सेलर की स्किल और जजमेंट पे रिलाई किया था, और डिस्क्रिप्शन जो था गुड्स का, उस गुड्स में वो सेलर जो है डील करता था, बरसों से डील करता था, हमेशा डील करता था। बोलो भैया, है ना? तो फिर ये एक्सेप्शन है। अब वापस एक्सेप्शन से वापस इधर आ जाओ कि कब ये कंडीशन नहीं लगेगी, जब आपने गुड्स ही कैसे मांगे, जब आपने गुड्स किसी ब्रांड नेम से मांगे, जब आपने गुड्स किसी ट्रेड नेम से मांगे, तो फिर वापस से ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। देख लो आराम से, ये समझ लो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा यही आता है। नहीं वैष्णवी, फैन तो मैं खुद का ही हूं हमेशा, है ना? मैं किसी और का फैन हुई नहीं, मैं खुद को ही बहुत पसंद करता हूं। आई लव माई सेल्फ। बोले भैया। बोले सर, क्या ब्रांड नेम पे, ब्रांड नेम पे वापस से इंप्लाइड कंडीशन लगाएं क्या? बोले भैया। यस संयम जी, बिल्कुल। बोले भैया, क्या करना है? क्या हम ब्रांड नेम पे कोई गुड्स खरीदने के, आपने बोला पेप्सी, दुकानदार दे देगा, कभी गिनाएगा कि पेप्सी मत पीवे, फेफड़े खराब हो जाएंगे, आंतड़ियां खराब हो जाएंगी। तुम मैगी खरीदने का, भैया 2 पैकेट मैगी, कभी दुकानदार ने बोला तुमसे अबे मत खा, 7 दिन पेट के अंदर सड़ती है और फिर पोटी से बाहर होती है, मत खा भाई मैगी, मत खा इतनी, तेरी 12 बज जाएगी? कभी नहीं बोला, है ना? जुबान केसरी कभी नहीं बोला अबे कैंसर हो जाएगा, कैंसर गाल अंदर चले जाएंगे, कभी नहीं बोला। बोले भैया। रिलाय का मतलब भरोसा होता है, अजय सुतार जी, बिल्कुल सही। बोले, कभी आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हो ब्रांड नेम से, कोई कुछ नहीं बोलता। मान लो आपने 10,000 का कोई वॉच लिया, 10,000 का वॉच लिया, तो कभी किसी ने बोला अबे तेरा टाइम हमेशा ही खराब रहेगा, तू कुछ भी कर ले? किसी ने नहीं बोला, है ना? बोलो मालिक, हाँ या ना? तो कहने का सेंस, जब कोई ब्रांड नेम यूज करोगे तो सेलर लायबल नहीं है। सेलर बोलेगा भाई मैं क्या करूं, तूने बोला वो प्रोडक्ट दे दिया। बोलो भैया। हाँ आर्यन जी, लेकिन सच्चाई यही है आर्यन जी, इसीलिए मैगी कम खानी चाहिए, 12 बज जाती है पेट की। बोले मालिक। चलिए, तो ध्यान रखना कि ये 3 अलग अलग केसेस हैं। इंप्लाइड कंडीशन हमेशा लगेगी, ये जरूरी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये ध्यान रखिएगा, है ना? हाँ अथर्व जी, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। बोले मालिक, क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना कि कंडक्ट ऑफ द पार्टीज से ही समझ पड़ेगा। ये तो कई बार कोई कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये तो कंडक्ट ऑफ द पार्टीज या नेचर ऑफ द सर्कमस्टेंस से मालूम पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल यहां भी दिया हुआ है, मैं भी देता अगर यहाँ नहीं होता तो भी। बहुत सारे लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं, मान लो टूथ में या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है दांतों में, तो कई बार वो रिप्लेस करता है ना, फिलिंग वगैरह करके, या नकली दांत बनाता है। अब नकली दांत जब उसने बनाया तो मैं पेशेंट हूं, मैं कुछ बोलूंगा क्या यार? मैं कुछ बोलता हूँ क्या यार? डॉक्टर से अपन कुछ बोलते हैं क्या यार? डॉक्टर ने सब चेकअप वेकअप करी होगा, अंदर देखा ही होगा कितना साइज है क्या है। उसने मेरे को एक टूथ बना के दिया, फॉल्स टूथ, नकली दांत बना के दिया। अब वो फिट नहीं हो रहा, वो फिट नहीं हो रहा,
वो फिट नहीं हो रहा, मान लो मुझे प्रॉब्लम जा रही, सपोज मैं जाके डॉक्टर से बोलूंगा यार ये तो इम्प्लाइड कंडीशन थी कि ये टिथ फिट होना चाहिए, डॉक्टर बोलेगा भैया कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं थी, आपने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। मैं बोलूंगा मालिक डॉक्टर तो आप हो, पर्पस भी आप ही जानते हो, कैसे लगाना वो भी आप ही जानते हो, आप ही एक्सपर्ट हो, सब कुछ तो आप ही हो, तो फिर केस टू केस ये वेरी कर सकता है, मेरा बोलना हर बार जरूरी नहीं है ना। कोई हार्ट स्पेशलिस्ट को पेशेंट नहीं समझाता कि देखना रे यहाँ से चीरा मारना और यहाँ पे स्टेंट डाल देना, है ना, ऐसा कोई नहीं सिखाता। बोलो भैया। हर्ष जी अभी तो एक और ऐड आएगा कि क्या आपके टूथपेस्ट में जीरावन है, इंदौर में सबसे ज्यादा वही चलता है। अभी मैं बनाऊंगा जब मैं थोड़ा फुर्सत में हो जाऊंगा तो। बोले मालिक क्या करें, बोले भैया। दुकानदार थोड़ी ना बताता है क्या पर्पज है यार। बोले दादा, तो ध्यान रखिएगा ये तीनों चारों बातें इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले मालिक। रशप्रीत जी जीरावन भी एक प्रोडक्ट है, खाने का मसाले जैसा होता है, अच्छा लगता है। यस, टीवी वाला कभी नहीं बोलता कि आंख खराब होती है, बिल्कुल सही बात है। प्रोडक्ट परचेस करते समय आपको ही समझदार बनना है भैया। तो क्वालिटी या फिटनेस आपको देखनी कि कोई प्रोडक्ट आपके लिए ठीक है या नहीं है ना। शराब बेचने वाला कभी नहीं बोलेगा कि प्लीज ड्रिंक करके ट्राई मत करना, हो तो बोलेगा तेरी इच्छा भाई। सिगरेट बेचने वाला भी कभी नहीं बोलेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी कंडीशंस आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, सबसे ज्यादा एग्जाम में यही आता है। तो बायर की क्या ड्यूटी है, फिर बोलो क्या ये बायर की ड्यूटी है कि वो खुद गुड्स को एग्जामिन करें? हाँ, क्योंकि क्वालिटी फिटनेस की तो कोई कंडीशन लग नहीं रही है। बोलो भैया, क्वालिटी फिटनेस की कोई कंडीशन लग नहीं रही है, तो बायर खुद क्या करे? बायर खुद अपने आप को सेटिस्फाई करे या नहीं करे? यस, वो खुद सेटिस्फाई करे, वो खुद सेटिस्फाई करे कि वो गुड्स उसके लिए सूटेबल है या नहीं है। इसी को बोलते हैं लेट द बायर बीवेयर। बायर खुद ध्यान रखे, बायर सावधान, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? बायर सावधान हो जाना जब गुड्स खरीदे तो। अगर तुम स्किल की बात करोगे तो अलग बात है, वरना तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो तो बहुत सोच समझ के गुड्स खरीदना। नेक्स्ट, अब आ गया अपना ये पॉइंट मर्चेंटेबिलिटी। वापस से बोलो, फिटनेस के साथ ही मर्चेंटेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लेट द बायर बीवेयर को केविएट एम्प्टर बोलते हैं, इसका भी आंसर आएगा, नीचे पढ़ेंगे, ध्यान से देख लो स्पेलिंग, केविएट एम्प्टर। लेट द बायर बीवेयर, इसका अलग से क्वेश्चन आएगा, अभी पढ़ेंगे हम। तो आप खुद भी ध्यान रखेंगे या नहीं रखेंगे प्रोडक्ट खरीदते समय कि हमेशा सेलर पे रिलाय करेंगे? सेलर कोई हर चीज बताने वाला है क्या? बोले भैया। अब आती है कंडीशन एस टू मर्चेंटेबिलिटी। मर्चेंटेबिलिटी में पहला कंडीशन, आपको गुड्स डिस्क्रिप्शन से बेचा जाए तो ये कंडीशन लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूं मैं। ये अरे अथर्व यार, फिर देख तू काड़ी कर रहा है यार। अथर्व क्या करता है अथर्व यार? अभी तो बोला मैंने यार, तू सुनता ही नहीं है यार अथर्व। अभी बोला ना अथर्व मैंने कि नीचे आएगा अभी केवेट एम्प्टर, अभी सब समझ लेंगे क्या अपन। हाँ यार अथर्व क्या करता, तू सुनना यार अथर्व यार। सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं। अरे अथर्व भाई, तो ध्यान रखिएगा मर्चेंटेबिलिटी क्या होती है। मर्चेंटेबिलिटी में जब सेलर ने मुझे गुड्स डिस्क्राइब किए थे, जो उन गुड्स में डील कर रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इंप्लाइड कंडीशन है कि गुड्स यूजफुल क्वालिटी का होना ही चाहिए, मर्चेंटेबल क्वालिटी का होना ही चाहिए। ध्यान रखिएगा। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, गुड्स डिस्क्रिप्शन से बेची गई थी, यस, और गुड्स जो डिस्क्रिप्शन से बेची गई थी वो उस व्यक्ति ने बेची थी जो उन गुड्स में डील करता है, जो उन गुड्स में डील करता है। बोलो भैया, बोलो। हाँ है ना। तो दो कंडीशन मर्चेंटेबिलिटी के लिए, अगर इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये बहुत, ये भी कि जब भी गुड्स डिस्क्राइब किए जाएंगे तो वो व्यक्ति उन गुड्स का डीलर हो, तो फिर ये कंडीशन लगेगी। अगर बायर ने गुड्स एग्जामिन कर लिए तो फिर ये कंडीशन नहीं लगेगी। ध्यान रखना। आप देख रहे हो, आप फर्नीचर खरीदने को, आप देख रहे हो कि फर्नीचर पूरी तरह से टूटा हुआ है, उसमें क्रैक्स है, आप बैठोगे तो टूट जाएगा, तो फिर अब सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये सब देखने के बाद भी आप खरीद के लाते हो, तो यहाँ पे शर्ट में होल्स ही होल्स हो रहे हैं, खराब कपड़ा ही है,
तो भी आप खरीद लो तो फिर सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो सेलर कब रिस्पॉन्सिबल है? सेलर कब रिस्पॉन्सिबल है कि वो गुड्स यूजफुल होने चाहिए, मर्चेंटेबल होने चाहिए, यूज करने लायक पोजीशन पे होने चाहिए। बोले भैया, बोलो मालिक, बोले। हिंदी में इसको बोलते हैं विक्रयशील। क्या बोलते हैं हिंदी में? लिख लो, बेचने के लायक। लिखो, बेचने के लायक। इंग्लिश में लिखो सूटेबल फॉर सेल। लिखो भैया मर्चेंटेबल वर्ड का मतलब, मर्चेंटेबल का मतलब लिखें सूटेबल फॉर सेल, सूटेबल फॉर सेल। तो बताओ, इस पेन, आप पेन खरीदने का, सिंपल रेनॉल्ड्स का पेन, उसकी नी भी टूटी हुई है, बताओ क्या वो मर्चेंटेबल है? फटाफट से आंसर दें, बताएं क्या वो मर्चेंटेबल है? बोले भैया। फ्रीज, फ्रीज का मेन काम है ठंडा करना, फ्रीज ठंडा ही नहीं कर रहा, बाकी सब बढ़िया है। बताओ क्या वो मर्चेंटेबल है? वो सूटेबल फॉर सेल ही नहीं हुआ। कार, बोले आप इसमें कार में कपड़े सुखाओ, बहुत बढ़िया सूखेंगे, चलेगी नहीं, अलग बात है, तो क्या वो मर्चेंटेबल माना जाए? ऐसे ही हमारा इंसान का दिमाग, जो चलना चाहिए पर नहीं चल रहा, तो वेदर सूटेबल फॉर सेल है क्या, मर्चेंटेबल है क्या? फिर अपना दिमाग फिर मर्चेंटेबल ही नहीं है। बोले मालिक। तो मर्चेंटेबल कैसे होना चाहिए? जब गुड्स डिस्क्राइब करता है कोई, जब कोई गुड्स डिस्क्राइब करता है कि ऐसे ऐसे गुड्स हैं, और वो व्यक्ति डिस्क्राइब कर रहा है जो उन गुड्स को सेल करता है, डीलर है उन गुड्स का। बोले भैया, तो फिर हम क्या करते हैं? हम मानते हैं कि गुड्स यूज करने के लायक हैं, गुड्स यूज करने के लायक हैं, तभी तो वो सेल के लिए रेडी कर रहा है गुड्स को। बोलो हाँ या ना? यस। बोले भैया हाँ या ना? तो गुड्स मर्चेंटेबल होने चाहिए, मतलब सूटेबल फॉर सेल होने चाहिए। जब सूटेबल फॉर सेल हो तो फिर देखेंगे कि वो फिट है, क्वालिटेटिव है कि नहीं है, आपके पर्पस के लिए वो आप देख लेना। दुकानदार के हिसाब से तो सूटेबल फॉर सेल है। देख लो इधर, वापस से आ जाओ अपने एग्जाम्पल पे। अब दोनों चीजें कंबाइन कर रहा हूं मैं। इधर देखो जरा, ये पपलू से रस्सी खरीद के ले गया था टपलू। बताओ ये गुड्स मर्चेंटेबल थे कि नहीं? रस्सी मर्चेंटेबल थे कि नहीं? फटाफट से बोलो। तो रस्सी मर्चेंटेबल थी, वो जिस पर्पस के लिए थी वो यूज होना चाहिए थी। अब टपलू ने उसका कुछ और ही क्वालिटेटिव या फिटनेस वाला पर्पस निकाल लिया, तो दोनों बातें समझनी पड़ेगी ना। पहले तो रस्सी बेचने लायक थी कि नहीं थी? अब टपलू ने बोला रस्सी दे दो कपड़े सुखाने, पहले चेक कर लो रस्सी को मर्चेंटेबल थी कि नहीं थी। सर थी, उस पर आप आराम से कपड़े वगैरह सुखा सकते थे, बांधना हो तो कुछ चीज बांध सकते थे। बोलो हाँ या ना? अब उसने भाई ने क्वालिटेटी बदल दी और फिटनेस बदल दी, वो अलग बात है। मर्चेंटेबल तो थी, यस थी। अब ध्यान से सुनना, वापस से एक एग्जांपल दे रहा हूं मालिक, ध्यान से सुनिएगा। टपलू ने बोला एक रस्सी चाहिए कपड़े सुखाने के लिए। पपलू ने जो एक पतला सा धागा दे दिया गट्टी में से निकाल के, अपनी धागे की गट्टी रहती है ना स्टिचिंग के लिए, सिलने के लिए, वो धागा बोल रहा है ये ले जा, इस पे सूख जाएंगे। क्या वो मर्चेंटेबल है? नहीं। बोलो भैया, वो मर्चेंटेबल ही नहीं है ना? बोलो हाँ या ना? आपका एग्जाम्पल ले लेता हूं। अपन लोग बहुत भयंकर रूप से बेवकूफ बन रहे हैं एक केस में। देख लो इधर, ये डायग्राम देख लो। आप इस शॉपकीपर के पास गए, शॉपकीपर के पास गए, ये मिठाई की दुकान है। उससे हमने बोला भैया कोई मिठाई दे दो, कुछ मिठाई दे दो, ऐसा बोला हमने। क्या बोला? कुछ मिठाई दे दो, कुछ मिठाई दे दो। क्या बोला? कुछ मिठाई दे दो। अब ध्यान से सुनना भैया एग्जाम्पल को, और अपनी भी अक्कल चलाना, मतलब अपन कैसे बेवकूफ बनते हैं, आप और मैं कितने लपक के बेवकूफ बन रहे हैं अभी भी। शॉपकीपर के यहाँ जाके बोल रहे हैं भैया कुछ मीठा दे दो, एक आध किलो जरा। शॉपकीपर ने उठा के कैडबरी दे दी। बताओ क्या ये मर्चेंटेबल है? फटाफट से आंसर दो। तुम दिन भर एड देखते हो कैडबरी का, कुछ मीठा हो जाए। अच्छा, कैडबरी अगर मिठाई है तो गुलाब जामुन गुस्से में देख रहा आपको कि फिर मैं क्या हूं बे। बोले कैडबरी पकड़ा दी भैया उसने कि मिठाई, अपन ने बोला कुछ मीठा दे दो 1 किलो। अब आप लिख तो यान हो रहे हो, लेकिन आप मानते तो ये भी कैडबरी ही मिठाई है। तभी तो दिवाली पे भी पकड़ा देते हो, राखी पे भी पकड़ा देते हो, रक्षाबंधन हो कि कुछ भी हो, बोले कैडबरी पकड़ा दो, मिठाई है वो। अगर वो मिठाई है तो फिर गुलाब जामुन का क्या करें, जलेबी का क्या करें, और मावे बर्फी का क्या करें, और रसगुल्ले का क्या करें? सब गुस्सा है अपने से, भयंकर नाराज है ये सब। मिठाई कल रात को आई थी सपने में, बोले तुम्हारी जनता को समझाओ कैडबरी मीठा नहीं है, कैडबरी चॉकलेट है, मिठाई तो हमें। बोले मालिक। बोले क्या ये मर्चेंटेबल है? नहीं सर ये सेलेबल नहीं है, मैंने मिठाई मांगी थी। बोले दादा, लेकिन बोले भैया
तो क्या करें, बोलो क्या हमको मर्चेंटेबिलिटी समझना पड़ेगी उस दुकानदार से जो उन गुड्स में डील कर रहा है? यस। तो मेरे पर्पस के लिए वो गुड्स फिट होने चाहिए। तो मर्चेंटेबल क्वालिटी का कहीं मीनिंग तो नहीं समझाया गया, लेकिन यार तुम बता दो कि जब तुम फ्रीज खरीदने जाते हो तो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी मैन की तरह सोचो। ऑर्डिनरी प्रूडेंस लिखा ना, सामान्य बुद्धि का आदमी, लिख लो सामान्य बुद्धिमता वाला आदमी, मतलब आप और मैं, सामान्य बुद्धि नॉर्मल विजडम वाला आदमी उन गुड्स को एक्सेप्ट कर ले तो मान लिया जाएगा वो मर्चेंटेबल है। सिंपल भाषा में मर्चेंटेबल क्या? फ्रिज है सर वो ठंडा करना चाहिए, टीवी है सर वो दिखनी चाहिए, कार है सर वो चलनी चाहिए, जिसका जो पर्पज है वो पूरा हो जाए तो गुड्स मर्चेंटेबल। बोले भैया शेविंग क्रीम है या रेजर है वो उसका पर्पस पूरा कर दे वाली, कैंची है वो उसका पर्पस पूरा कर दे, ये पेन है, ये मोबाइल है, ये कैमरा है, ये अपना अपना पर्पस पूरा कर दे। बोले भैया यस, यस बोले भैया। तो अब बताओ क्या हम जैसे एक व्यक्ति ने मोटर कार का ऑर्डर किया हॉर्न्स का, और जो हॉर्न्स दिए हॉर्न बजाने वाले वो स्क्रैच्ड थे, खराब थे, पैकिंग भी खराब थी उनकी, तो वो बोल सकता है ना ये गुड्स अनमर्चेंटेबल है। आप मिठाई खरीदने गए, जैसे मिठाई का केस लेने, तो आप कार का ही केस लो, कार लेने गए उस पर स्क्रैचेस लगे हुए, बोलो भैया बोले। आप एक जैकेट लेने गए, देखा कि उसमें जैकेट में कहीं कहीं स्क्रैचेस लगे हुए, अंदर से कपड़ा फटा हुआ है, या फिर उसमें कुछ कीड़े वगैरह लग गए, क्या करना है? बोलो भैया क्या करना है, बोलो। क्या ये मर्चेंटेबल है? नहीं, मर्चेंटेबिलिटी ब्रेक हो गई भैया, है ना। तो ध्यान रखिएगा, मोबाइल है उस पर भयंकर स्क्रैचेज है, उस पर आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्या करोगे आप? बोलोगे ये गुड्स मर्चेंटेबल नहीं है। आखिरी कंडीशन है इसी से जुड़ी हुई होलसमनेस की, मर्चेंटेबल से ही जुड़ी हुई कंडीशन है होलसमनेस। देख लो भैया अंतर क्या है। मर्चेंटेबल का मतलब बोलो क्या लिखा था मैंने अभी? सूटेबल फॉर सेल लिखा था, सूटेबल फॉर सेल, ये मर्चेंटेबल वर्ड का मतलब है। अब इसी से जुड़ी हुई एक कंडीशन और पढ़ लो भैया, बहुत इजी है, एक सेकंड में आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि मर्चेंटेबल तो अपन ने पढ़ ही लिया। सूटेबल फॉर सेल का ही, मर्चेंटेबल का ही एक हिस्सा उन्होंने होलसमनेस के लिए बोला। इसका मतलब समझो भैया, तुम ये शॉप वाले के यहाँ गए, किस क्या लेने गए? ये मिल्क लेने गए, ये ब्रेड लेने गए, है ना। जब तुम किसी दुकान पे जाकर ये दूध वगैरह, मम्मी ने बोला जा 1 लीटर दूध लेके आ, या जा ये ब्रेड का पैकेट लेके आ, आज सैंडविच बनेगा शाम को, संडे है तो। अब मुझे बताओ कभी भी हमने दुकान पे जाके दुकानदार से ऐसा नहीं बोला कि क्यों भैया ये मिल्क यूज करने के लायक है क्या, क्यों भैया ये ब्रेड खाने के लायक है क्या। कभी हम होटल में या रेस्टोरेंट में खाना खाने अगर जाते हैं तो हम कभी नहीं पूछते क्यों ये कल का ताजा है क्या। कभी पूछा क्या तुमने क्यों ये कल का ताजा है क्या? एक समोसे वाले ने बोर्ड लगा रखा था यहाँ पे इंदौर में, कल का ताजा समोसा। बोले भैया क्या ऐसा कभी पूछा तुमने क्यों ये कल का ताजा तो नहीं है? बोलो भैया समझ गए ना आप कल का ताजा का मतलब। तो बताओ क्या होटल वाले से कभी पूछा क्या आपने? खाने पीने की चीज में कभी हमने पूछा क्यों ये किचन में भी फ्रेश बना के लाया है ना तू, क्यों तूने इसमें कोई मिलावट तो नहीं की है ना भाई? ऐसा कभी नहीं पूछा हमने। बोलो क्या ऐसा पूछा हमने? ऐसा कभी भी नहीं पूछा हमने। हमने ना कभी मिल्क के लिए पूछा ना ब्रेड के लिए। हम डेली बाहर खाते हैं कुछ ना कुछ, चाहे वो बैग समोसा हो, चाहे वो रेस्टोरेंट जाके पार्टी करना हो, चाहे वो कॉफी पीना हो, हम कभी नहीं पूछते क्यों ये इसमें कॉफी मिली ना, तूने कुछ और तो नहीं मिला है ना, और ये दूध ही है ना, पानी तो नहीं है ना भाई, और शक्कर तो असली है ना। ऐसा अपन ने कभी नहीं पूछा, कभी नहीं पूछा। मतलब हम मर्चेंटेबल मान रहे हैं किसको? खाने पीने की चीजों के लिए नया वर्ड क्या दिया उन्होंने? खाने पीने की चीजों के लिए क्या बोला? फूड आर्टिकल्स के लिए, फूड प्रोविजंस के लिए क्या बोला? होलसमनेस की कंडीशन लगती है। हमेशा अपन मान के चलेंगे, हम जब भी खाने पीने की चीज खरीदने जाएंगे हम मान के चलेंगे कि वो सुटेबल फॉर फूड है, सुटेबल फॉर ईटिंग है, सुटेबल फॉर सेल है। ध्यान रखिएगा भैया। देख लो इन केस ऑफ ईटेबल्स एंड प्रोविजंस एक एडिशनल कंडीशन मर्चेंटेबिलिटी की क्या है कि वो होलसम है, मतलब खाने योग्य है। लिख ले हिंदी में, वो खाने योग्य हैं, ईटेबल्स हैं, वो आप खा सकते हो उनको, कोई दिक्कत नहीं है। यस गौरवी जी बोले भैया। तो होलसमनेस की कंडीशन मर्चेंटेबिलिटी का ही पार्ट है। मर्चेंटेबिलिटी से ही क्वालिटी और फिटनेस भी निकला है। देखा जाए तो मर्चेंटेबल मतलब सूटेबल फॉर सेल है,
मेरे लिए तो सुटेबल फॉर सेल है, अब आपके लिए वो फिट फॉर यूज है कि नहीं, ये आप खुद देखना। बायर को बीवेयर रहना है, बायर को अवेयर रहना है, ध्यान रखिएगा, बायर को अवेयर और बीवेयर रहना है, खुद ही देखना है कि ये गुड्स खरीदे या नहीं खरीदे। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन मेरे लिए थी कंडीशन इज टू क्वालिटी और फिटनेस, कि कोई इंप्लाइड कंडीशन नहीं लगती जब तक कि ये 3 कंडीशन पूरी नहीं हो जाए। उसमें भी ब्रांडेड गुड्स में कोई कंडीशन नहीं लगती। मर्चेंटेबिलिटी में ध्यान रखना डिस्क्रिप्शन होना जरूरी है, अगर डिस्क्रिप्शन से गुड्स नहीं खरीदे तो ये कंडीशन लगेगी नहीं। वापस से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, केस लॉ आता है इसी पे। मर्चेंटेबल गुड्स में ये कंडीशन, ये गुड्स सूटेबल फॉर सेल है कि नहीं है, ये तभी लगेगी कंडीशन जब उसने डिस्क्रिप्शन से गुड्स बेचे हों और वो इन्हीं गुड्स का डीलर हो। अगर बायर ने गुड्स एग्जामिन कर लिए थे, बायर ने गुड्स एग्जामिन कर लिए थे कि हाँ बढ़िया है, तो फिर मर्चेंटेबल की कंडीशन नहीं लगेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई डिफेक्ट जो नॉर्मल एग्जामिनेशन पे रिवील हो जाता, रिवील हो जाता मतलब दिख जाता, डिस्कवर हो जाता, लिख लो रिवील का मतलब डिस्कवर हो जाता, नॉर्मल एग्जामिनेशन पे ही कोई डिफेक्ट डिस्कवर हो जाता, तो फिर इसकी कंडीशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोलो भैया, अगर बायर ने एक बार गुड्स एग्जाम, जैसे मम्मी साड़ी खरीद के ली, पूरी साड़ी मम्मी ने दुकान पे पूरा ओपन करके पूरी चेक करके फिर मम्मी साड़ी लेके आई। अब बाद में उसमें कोई होल निकल जाए, दुकानदार बोलेगा मैडम आपको मैंने पूरी साड़ी चेक करी थी ना मैडम। मम्मी बोल रही है सूटेबल फॉर पहनना है ही नहीं, मैं पहनूं कैसे, ये होल तो बिल्कुल सामने। दुकानदार बोलेगा मैडम लेकिन मैंने आपको पूरा गुड्स देखने का मौका दिया था ना। बोलो भैया पूरा गुड्स दिखाया था ना। मम्मी बोल रही हाँ आपने तो दिखाया था भैया। बोले बस फिर मर्चेंटेबिलिटी की कंडीशन अब अप्लाई नहीं होती, मैंने आपको पूरा गुड्स जैसे ओपन करके दिखाया, आपने चेक भी करा 2 बार। बोले भैया, बोले भाई। नहीं गोमसी जी उल्टा है। तो ध्यान रखिएगा, ये थी इंप्लाइड कंडीशन। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इंप्लाइड वारंटीज। तो कंडीशंस के लिए मैं होमवर्क आपको दूंगा, सारी कंडीशंस याद करनी है आपको, सारी कंडीशंस याद करनी है। कल संडे का भी दिन है और कल आपका यूनिट 6 और सोगा 1 का टेस्ट है मालिक। कल यूनिट 6 सोगा 1 दोनों ही छोटे छोटे थे, मैंने मंडे को भी अनाउंस कर दिया था, आज सैटरडे 6 दिन पहले अनाउंस किया था, आपको ध्यान होगा। तो टेस्ट जरूर दीजिएगा। यूनिट 6 बहुत इंपॉर्टेंट, सोगा 1 बहुत ईजी, दोनों का कॉम्बिनेशन लाला है अपन ने। यस बायर को अवेयर होना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात भाई, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है ना। नहीं तो ऐड में तो कुछ भी आ जाएगा कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, अरे लो, है ना। कैडबरी मीठा चल रहा है आजकल, कैडबरी मीठा है खतरनाक, जबकि कैडबरी वाले खुद ही बोल रहे हैं हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। कल ही उन्होंने अनाउंसमेंट किया, कल परसों में, है ना। तो ध्यान रखिएगा ये चीजें कल अपलोड हो जाएगा 12 बजे से पहले, आप टेस्ट दे दीजिएगा। ओके ठीक है, जल्दी कर लेंगे। ओके कुणाल, चलो तो अब इंप्लाइड वारंटी के साथ परसों फिर से मिलेंगे दोस्तों। ये सब याद हो जाना चाहिए, ये सब याद हो जाना चाहिए, क्योंकि 3 ही इंप्लाइड वारंटीज हैं, बहुत छोटी छोटी सी, 1-1 2-2 लाइन की। अनमर्चेंटेबल मतलब सूटेबल फॉर सेल होता है, मर्चेंटेबल मतलब सूटेबल फॉर सेल सूरज जी। तो अनमर्चेंटेबल मतलब जो सूटेबल फॉर सेल नहीं है। ये सारी कंडीशन सेलर के लिए ही है बेटा, ये सारी कंडीशन सेलर के लिए ही है। ओके वंश भाई, ओके बिल्कुल, सुबह जल्दी मिल जाएगा आपको 8 बजे। यस अथर्व, अथर्व टेस्ट अच्छा जाना चाहिए अथर्व कल का। ओके बाय, ध्यान से कंडीशंस पढ़ना भैया सारा। अजय जी मंडे को करते हैं, अब मंडे को नई शुरुआत करेंगे। ओके पीयूष भाई, यस जागो ग्राहक जागो, बहुत जरूरी है मॉडर्न इरा जी, करेक्ट आंसर भाई, बिल्कुल करेक्ट। बाय ऋषि जी, बाय आकांक्षा जी, बाय दीपक भाई। चलिए दोस्तों, तो फिर से एक और जबरदस्त सेशन के साथ आपकी मुलाकात होगी मेरे साथ। राधे राधे।